आरसीबी ट्रॉफी क्यों नहीं जीती यार आज तक, क्या लगता है? उनकी किस्मत खराब है सर। आप मेरे को गालियाँ बढ़ाओगे आज कमेंट सेक्शन में। आप रिहान को कब से जानते हैं? आपने इनकॉग्निटो मोड के बारे में नहीं बताया। नहीं सर, ये नहीं बताऊंगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द मैन, द मिथ, द माही। वो जब ग्राउंड में आते ना, जेन्युइनली कान फटने लग जाते हैं सर। इतना लाउड होता है क्राउड। कान फटने लग जाता हाँ जी, इतना लाउड होता है सर। है। आपके हिसाब से केकेआर किन चालों को रेटिंग कर? मुझे नहीं पता सर। अगर मेगा ऑक्शन में केकेआर ने सेलेक्ट नहीं किया तो किस टीम की तरफ देखना पसंद करोगे? वो जो एमआई का ग्लैमर है ना, एक एमआई का नाम सुनते ही जो लोगों के फेस पे ग्लैमर आता है कि एमआई। आरसीबी और केकेआर का मैच था। विराट कोहली को एक बॉल आती है जी जिसको लेकर अभी तक भी सोशल मीडिया पे चर्चा चल रही है, वो आउट था या नॉट आउट था। वो फ्लाइंग किस क्या था, कैसे आया, क्या था? क्योंकि जितनी क्रिकेट फेमस हुई, जितनी केकेआर की जीत फेमस हुई, मुझे लगता है उतना ही आईपीएल में भी फेमस हुआ। सो व्हाट वाज दैट फ्लाइंग किस? आप क्रिकेट के इमरान हाशमी बन गए। विराट के सामने करेगा क्या? विराट को फ्लाइंग किस दे पाएगा? दिल्ली वाला फ्लेवर क्या है? क्यों लोग कहते हैं कि मैं दिल्ली से हूँ डॉट 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 है? ये तो मैं सोच के गया था सर। ये सेलिब्रेशन मैं सोच के गया था। शाहरुख खान से कितनी पूछे मिले आप? जब मैं बैन हुआ सर मुंबई वाले मैच में, तो मैं भी मुंबई में बैन हुआ था और शाहरुख सर भी मुंबई में बैन हुआ था। तो उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली थी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी यहाँ बैन हूँ, तू भी यहाँ बैन। बैन नहीं होना चाहिए था, आप मेरी मैच फीस काट लो बट बैन मत करो। बांग्लादेश का मैच चल रहा था। सौम्य सरकार, क्या हो गया था? मैं और यश बैटिंग कर रहे थे, तो वो हमें गालियाँ दे रहे थे सर। लोगों ने बेन स्टोक्स को याद किया था। उस दिन तो पता नहीं सर क्या क्या याद हो गया। T20 के आपके हिसाब से तीन सबसे बड़े प्लेयर कौन से? बैट्समैन रोहित शर्मा, विराट कोहली। बॉलिंग करना किससे ज्यादा टफ लगा? विराट भी है सर। गॉसिप क्या चली जब गंभीर के आने की बात चली हुई? गंभीर इस साल कहा जा रहा है कि इंडियन टीम कोच बन जाएंगे। दिल टूटेगा? केकेआर की जीत के पीछे सबसे बड़ा क्रेडिट किसका? जी सर मैं क्रेडिट दूंगा गौती भैया को। अय्यर अंडररेटेड कैप्टन है, स्टार्क जैसा प्लेयर, 25 करोड़ रुपए। अब भी बॉलिंग कर रहे हो, आपके 20 लाख रुपए शायद थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ। यार शॉपिंग करते तो फर्क पड़ता होगा ना। हर्षित राणा को इस साल उम्मीद थी कि इंडियन नेशनल टीम में मौका मिल सकता था वर्ल्ड कप में। यहाँ से हर्षित क्या देख रहे हैं? मेरे को सिर्फ वो इंडिया जर्सी चाहिए सर। मैं आज जो हूँ अपने पापा की वजह से हूँ। अगर मेरे पापा से मेरी ना बात हो तो मैं मैच नहीं खेल पाता। मैं उनके बिना कुछ नहीं हूँ। मतलब लड़की भी वही फाइनल करेंगे? लड़की तो मम्मी करेगी सर, पापा नहीं करेंगे। कोई उसे केकेआर की बैकबोन कहता है, कोई उन्हें इंडियन क्रिकेट में होने वाली नेक्स्ट बिग थिंग कहता है। कोई कह रहा है कि बुमराह शमी की लेगेसी को आगे बढ़ाएगा, लेकिन हम कह रहे हैं कि वो इंडिया का नया चार्मिंग बॉय है, दिल्ली का लड़का है जो फ्लाइंग किस को लेकर फिलहाल दुनिया भर में मशहूर है। यार हर्षित, स्वागत है आपका। क्रिकेट अपनी जगह पर, लेकिन मेरे से हजारों लोगों ने मुझसे कहा कि हर्षित राणा से पूछना कि भाई गर्लफ्रेंड है कि नहीं है। नहीं सर, नहीं है। नहीं। लोगों ने कहा बना लेनी चाहिए थी, अगर होती तो सारी केसेस जो है वो गर्लफ्रेंड तक जाती। मामला जो है वो अलग फंस जाता। आई मीन, डू यू थिंक कि वो जो क्या था, वो फ्लाइंग किस क्या था, कैसे आया, क्या था, पहले से चला आ रहा है, नया था, क्या था? क्योंकि जितनी क्रिकेट फेमस हुई, जितनी केकेआर की जीत फेमस हुई, मुझे लगता है उतना ही आईपीएल में भी फेमस हुआ। रोहित शर्मा फ्लाइंग किस, शाहरुख खान फ्लाइंग किस, पूरा टीम सेलिब्रेशन फ्लाइंग किस। सो व्हाट वाज दैट फ्लाइंग किस? सर ऐसा कुछ मतलब मैंने सोच के वो फ्लाइंग किस नहीं की थी। मतलब जब मैंने विकेट ली मयंक भैया की, तो मतलब वो एक्चुअली उन्होंने पुल मारा तो बॉल गई एयर में बहुत देर तक, तो मैं फॉलो थ्रू में उनके बिल्कुल पास पहुंच गया। मैं कोई प्लान नहीं था कि मैं उनके पास जाके ऐसा कुछ सेलिब्रेट करूंगा, तो वो एकदम से इंस्टिंक्टिवली हो गया और नहीं पता चला सर। और कैमरा पर्सन ने बड़ा अच्छे से फोकस हाँ, किया। बहुत मयंक अच्छे से। तुमको देख रहा है, तुमने देखा? मयंक से बात हुई उसके बाद? हाँ, फाइनल में हुई थी। फाइनल में हुई थी। मयंक ने क्या कहा उसके बाद? नहीं कुछ नहीं, मैंने उन्हें बोला कि भैया देखो ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने बोला कि हाँ हाँ मुझे पता है, ऐसी कोई मतलब लड़ाई वाली बात नहीं है। उनका और मेरा चलता है। मेरा दुलीप ट्रॉफी में भी उनकी और मेरी बहुत वो हुई थी थोड़ी। हाँ, मतलब मयंक एक्चुअली सीनियर प्लेयर है, थोड़ा हाँ जी, इंडिया खेल चुके हैं है। हाँ जी। तो लोगों को इंडिया के फास्ट बॉलर्स में वो एग्रेशन की आदत नहीं है। हमने शोएब अख्तर को एग्रेशन करते हुए देखा है, हमने डेल स्टेन को एग्रेशन करते हुए देखा है। वो आते थे, वो खौफ दिखाते थे, वो इशारे करते थे। इंडिया में ऐसा कम रहा है। इवन बुमराह फास्ट बॉलर है, डराते हैं, बट वो उतने एक्सप्रेसिव नहीं है, वो काम से काम रहते हैं। तो एक नया बॉलर आता है जो भी शायद दूसरा सीजन तीसरा सीजन खेल रहा है, और वो एक सीनियर प्लेयर की आंख में डालकर बड़े प्यार से करता है। तो लोगों को क्या रिएक्शन, इसके बाद क्या बदला लाइफ में? सर लाइफ में बहुत चीज़ें बदली अभी भी। जैसे मतलब
लोग मिलते हैं तो सबसे पहला रिएक्शन यही करते हैं वो मेरी तरफ। आप क्रिकेट के इमरान हाशमी बन गए। नहीं सर। तो मतलब अच्छा लगता है सर कि लोग मुझे याद करते हैं उस चीज़ को लेकर। कोई भी चीज़ होती है तो मुझे रिलेट करते हैं। अगर कोई भी ऐसा सेलिब्रेशन कर रहा है तो वो मेरे से रिलेट होती है, तो बहुत अच्छा लगता है। I've seen नीतीश राणा ने फ्लाइट में एक वीडियो बनाया था हाँ जी। जो बहुत वायरल हुआ था। जी। तो टीम में भी इसको लेके उतनी मौज हाँ काटेगी जी। जितनी बाहर हम काट रहे हैं। जी, जी। मतलब सब मज़ाक करते हैं, ऐसा कोई सीरियस नहीं लेता। सब मज़ाक करते हैं, मैं भी उसे मज़ाक में लेता हूँ सर। मजाक करते हो। अच्छा, रोहित से बात हुई आपकी? क्योंकि हमने देखा कि जब एमआई का मैच था एसआरएच के साथ, तो रोहित शर्मा बकायदा मयंक अग्रवाल के पास जाते हैं और वो एक बार फिर फ्लाइंग किस देते हैं। तो मतलब मेरी हुई थी उनसे बात एमआई वाले मैच में, जो हमारा मैच था एमआई के खिलाफ। तो उसके बाद मैंने उनसे बात करी, तो उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोली, अगर तुझे ठीक लग रहा है और तुझे मज़ा आ रहा है तो तू कर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एक कहानी हम बताते हैं, जो मुझसे कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों ने कहा कि हर्षित ने जब ये किया तो हम सब ने कहा दिलेर लड़का है, करने दो, मजा आ रहा है, फास्ट बॉलर। फिर हम सब सोच रहे थे आरसीबी के सामने करेगा विराट के सामने करेगा, क्या विराट को फ्लाइंग किस दे पाएगा? बट विराट वाले मैच में हमने बड़े काम कूल सब लोग थे। सर मतलब मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसा मैं पहले मैच में भी सोच के नहीं गया था कि मुझे करना है। और दूसरे मैच में भी ऐसा कुछ, मतलब मेरे को लोग रिलेट करने लग गए थे कि आरसीबी वाले मैच में करके दिखाइए। बिकॉज इस विराट हाँ। का एग्रेशन लोगों ने देखा है बिल्कुल सर। कि हर बात पे अग्रेसिव होते हैं और वो देते भी हैं। हाँ जी। अगर आपने छेड़ा है तो वो भी छेड़ते हैं। तो इसीलिए मैंने छेड़ा ही नहीं सर। रिस्पेक्ट है उनके लिए, रिस्पेक्ट सब प्लेयरों के लिए है, बट उनके सामने वैसे भी नहीं करना सर। दिल्ली वालों में क्या होता है, क्योंकि हम जितने भी दिल्ली वालों को देखते हैं, मैं लास्ट ईयर भी अगर आईपीएल बात करूं तो इट वाज गौतम गंभीर वर्सेस विराट कोहली। इस साल तो गले वाले मिले, काफी अच्छी तस्वीरें, खूबसूरत तस्वीर आ रही थी। बट दिल्ली वालों को हमने देखा है कि क्रिकेट की पिच पर ऑफ द फील्ड दे आर वेरी काम कूल नाइस पीपल, फ्रेंडली पीपल, बट फील्ड पर आकर कुछ निकल जाता है। सर ऐसा मुझे लगता है कि हम दिल्ली से भी क्रिकेट खेलते हैं या कहीं भी क्रिकेट खेलते हैं तो हम ऑफ द फील्ड बहुत अलग हैं। मतलब सब मजाकिया हैं, बट ऑन द फील्ड जैसे ही हम जाते हैं तो हम बहुत इमोशंस के साथ क्रिकेट खेलते हैं। कि हमें ऐसा लगता है कि कोई भी हो हमारे सामने, वो चीज़ फील्ड के बाहर होनी चाहिए। दोस्ती है, आपका भाईचारा, कुछ भी है, बट ऑन द फील्ड वो आपका ओपोनेंट है सर। तो उस चीज़ में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। नहीं, बट जैसे गालियां बाकी प्लेयर्स देते हैं, सर रोहित शर्मा को हम देखते हैं, उन्होंने गार्डन में घूमने वाला किस्सा काफी वायरल हुआ वो, जी। और उसके मीम्स भी बने। अभी भी सूर्या को मैंने देखा हाल फिलहाल में पोस्ट डालते रहते हैं कि गार्डन में घूम। बट रोहित गाली देते हैं तो बड़ा वो क्यूट वाला अंदाज आता है। हाँ। जब दिल्ली वाला कोई आता है, चाहे वो गौतम गंभीर वर्सेस शाहिद अफरीदी हो, कामरान हाँ अकमल जी। हो, या और प्लेयर्स हो, या विराट का जब आता है एग्रेशन, या हर्षित का हमने जब देखा तो ये दिल्ली वाला फ्लेवर क्या है? क्यों लोग कहते हैं कि मैं दिल्ली से हूं, डॉट 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 हैशटैग हैशटैग? सर ऐसे तो मतलब अब वो एक दिल्ली की हवा ही ऐसी है सर। अब इसमें तो मैं क्या बताऊं। अच्छा, जब ये बैन वैन हुआ तो ये डिसअपॉइंटिंग था, हार्ट ब्रेकिंग था? ऑब्वियसली था सर। एज अ प्लेयर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा मेरे साथ, बट मेरे को बहुत, मतलब मैं कहूँगा कि शाहरुख सर और गौती भैया और जितनी भी मैनेजमेंट, अभिषेक भैया, चंदू सर, सब ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया कि मैं बता नहीं सकता सर। मैं बहुत ज़्यादा, मतलब ये हो गया था कि नहीं यार ये नहीं होना चाहिए था। हालांकि मैंने उस मैच में इतना कुछ किया भी नहीं, मैं करने जा रहा था बट मैं रुक गया था सर। तो मेरे को ऐसा लगा था कि बैन नहीं होना चाहिए था, आप मेरी मैच फीस काट लो बट बैन मत करो। बट मैं कहूँगा कि वो बैन मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ हुई, क्योंकि उसके बाद मुझे ऐसा हुआ था कि अगर मैं बैन हुआ हूँ, लोग सोच रहे होंगे कि ये बैन हुआ है, तो मुझे और अच्छी परफॉर्मेंस करनी है और मुझे वो चीज़ अपने हक में लेनी है। ये तो मैं सोच के गया था सर। ये सेलिब्रेशन मैं सोच के गया था कि मैं जब, मतलब एमआई वाला मैच मैं नहीं खेला और लखनऊ के साथ हमारा मैच था, कि मैं जब पहली विकेट लूंगा तो मैं ये वाला तो सेलिब्रेशन करूंगा। ये किसके लिए था? ये खुद के लिए था सर। आपको समझ में आ गया कैमरा क्या देखता है? हाँ जी, हाँ जी सर, बिल्कुल। आपको पता था ये जैसे मैं जाऊंगा इंस्टाग्राम खोलूंगा हर बिल्कुल। तरफ ये आ जाएगा? बिल्कुल। तो मेरे को था ये मैं करूंगा ऑब्वियसली, ये मैं सोच के गया था। इसके अलावा मैंने कोई सेलिब्रेशन नहीं सोचा था, बट ये मैं सोच के गया था कि ये मैं जरूर किसी करूंगा। ने कहा, चंद्रकांत पाटिल सर ने कहा था कि अगर तेरे को बहुत अंदर से निकल रहा है तो तू ऐसे कर लियो। नहीं नहीं, ये मतलब क्या हुआ, जब मैं बैन हुआ तो शाहरुख सर बैठे हुए थे साथ में, तो शाहरुख सर बोल रहे थे कि अब जाके तू कुछ मत करियो, ऐसे कर दियो। मैंने कहा ठीक है सर। शाहरुख खान कितना इन्वॉल्व होते हैं टीम में? क्योंकि शाहरुख को मैंने देखा, उन्होंने किससे सुनाई ही सेट की, एक ही बार मैंने गंभीर से इंटरेक्ट किया था पहले, जब गंभीर ने कहा था मैं छोड़ने वाला हूँ। बाकी उन्हें कहते हैं कि मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैं सिर्फ जाता हूँ, स्पीच देता हूँ, हंसी मजाक करता हूँ, लौटाता हूँ। शाहरुख खान कितनी बड़ी भूमिका के किरदार में? सर जेन्युइनली बताऊं, मेरे लिए वो एज अ टीम ओनर, मतलब इतने अच्छे हैं कि हमें उनसे अच्छा टीम ओनर नहीं मिल सकता।
क्योंकि हम मैच हारते हैं या हम मैच जीतते हैं, सेम रिएक्शन रहते हैं उनके। ना वो हमें कभी मतलब ऐसा इतना इन्वॉल्व होते कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तुम ऐसे क्यों खेले। वो एक चीज़ बोलते हैं हमेशा कि हार जीत चलती रहती है, बट कभी जो तुम्हारा जज्बा है या फिर जिस तरीके से तुम क्रिकेट खेलते हो वो मत भूलना। तो वो चीज़ सर एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कि टीम ओनर आपको आके ऐसी चीज़ बोल रहा है कि तुम हारो या जीतो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो सर ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस सबका बहुत हाई हो जाता है। शाहरुख खान से कितनी पुच्छियां मिली आपको? क्योंकि बहुत आप मिली। तो देते हो, वो तो एक्चुअली पकड़ के देते हैं। हाँ जी, हाँ जी सर। तो बहुत मिली है। कितनी पुच्छियां होंगी सीजन में? बहुत मिली है सर। पूरे गाल गीले कर दिए होंगे। Tell us about शाहरुख खान, बिकॉज शाहरुख खान हमने देखा है कि जब पहले जीते थे तो वो पूरा सेलिब्रेशन किया था। शाहरुख क्रिकेट में बहुत इन्वॉल्व है, वो भी आपकी तरह बैन हो चुके हाँ जी। हैं। बट उनका पैशन जो है वो दिखता है कि ही इज नॉट क्रिकेटर, बट वो पूरी कोशिश करते हैं कि आई एम 12th मैन। वो ड्रेसिंग रूम के वीडियोस जो आते हैं, सेलिब्रेशन हाँ आते हैं, जी। सपोर्ट करने आना, खिलाड़ियों से इंटरेक्ट करना। शाहरुख इस सीजन कितना इन्वॉल्व आप लोग के साथ थे? जब मैं बैन हुआ सर मुंबई वाले मैच में, तो मैं भी मुंबई में बैन हुआ था और शाहरुख सर भी मुंबई में बैन हुआ थे। तो उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली थी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी यहाँ बैन हूँ, तू भी यहाँ बैन है। मैंने कहा ठीक है सर। तो वही मैं बता रहा हूँ सर, बहुत ज़्यादा मतलब कंसोल करते हैं वो। मतलब कभी भी आपको नीचे नहीं लगने देते, हमेशा ऊपर उठा के रखते हैं। तो बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए सर। मतलब और आप ये लगा लो कि हम परफॉर्मेंस अच्छी करते हैं, कभी कभार हमारा दिन नहीं भी अच्छा जाता, बट तब भी वो आके एक ही चीज़ बोलते हैं कि मुझे तुम लोगों पे कोई डाउट नहीं है, तुम लोग ही हो जो मुझे हमारी फ्रेंचाइजी को जिताओगे, और तुम लोग ही हो जो अच्छा परफॉर्म करोगे। ओके, लेट्स टॉक अबाउट केकेआर। साल 2022 सेवेंथ पोजीशन, साल 2023 सेवेंथ पोजीशन, ऑलमोस्ट सेम टीम चल रही थी। सबको पता था कि सब टैलेंटेड ऊपर से नीचे भरे पड़े हैं, बट कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा था। कभी कोई ओपनिंग कर रहा है, कभी कोई ओपनिंग कर रहा है, कभी कोई बॉलिंग कर रहा है। इस साल क्या बदल गया? सर इस साल मेरे हिसाब से गौती बिया के आने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। क्या इम्पैक्ट था गौतम गंभीर के केकेआर में? सर उनका एक ऑरा ही इतना अलग है कि अगर वो ड्रेसिंग रूम में या फिर कहीं भी आते हैं तो एक कॉन्फिडेंस वाली वाइब आ जाती है कि हाँ भाई हम कर सकते हैं ये चीज़। चाहे उसमें कोई भी प्लेयर हो, किसी प्लेयर का दिन नहीं भी अच्छा जाता तो भी अगर वो मैच से बाहर आता है तो ऐसा होता है कि नहीं, गौती भी आए, ये समझाएंगे, इनसे चीज़ें बात करेंगे, इनसे समझेंगे तो हम अच्छा करेंगे अगले मैच में। तो वो एक प्लेयर को बहुत ज़्यादा ऊपर लेके जाती है। हालांकि मैं अपनी बताता हूँ, जब मैं आया, मतलब सीज़न स्टार्ट हुआ हमारा, हम ट्रेनिंग कर रहे थे कोलकाता में, तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली थी कि मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता तू 4 में 70 का, चाहे तू 4 में 4 आउट करके आ, तेरा सर ऊपर होना चाहिए बस। उसके अलावा मुझे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, तेरा एटीट्यूड ग्राउंड में कैसा है और बाहर कैसा है, ये दो चीज़ मेरे लिए मैटर करेंगी, तेरी परफॉर्मेंस मेरे लिए बिल्कुल मैटर नहीं करेगी। तो अगर कोई एक बंदा ऐसी चीज़ बोल दे, और गौती बिया ने ऐसी चीज़ बोल दी थी, तो जेनुइनली बता रहा हूँ, मेरे को खुद कॉन्फिडेंस बहुत हाई था कि हाँ अगर मेरा दिन खराब भी जाता है तो बैकिंग है। और ऐसे गौती बिया तो है ही, और पूरी केकेआर टीम, पूरी केकेआर मैनेजमेंट ही ऐसी है कि वो बहुत बैक करते हैं। आपका दिन खराब जाए, अच्छा जाए तो ऑब्वियसली सब बैक करते हैं, बट खराब भी जाता है तब भी ऐसा कोई वो नहीं होता कि कोई बातें होती है, कुछ नहीं होता। केकेआर के बारे में जो मीडिया में खबरें आती थी वो ये था कि केकेआर एक डिवाइडेड हाउस है, कई सारे लोग के अलग अलग ग्रुप से जो फैसले लेते हैं। फिर गौतम गंभीर आते हैं, जो बाहर से हमें दिखता है वो ये दिखता है कि एक इंसान जिसे शायद फुल अथॉरिटी दे दी गई है कि वो अपने फैसले लेगा, वो सही होंगे गलत होंगे वो लास्ट में रिजल्ट डिसाइड करेगा। ऐसा कुछ था इस साल? सर ऐसा कुछ तो नहीं था, बट फैसले कौन हाँ ले रहा जी, था इस बार? सर म्यूचुअली सब फैसले लेते थे, बट हाँ जी गौती बिया का एक अलग रोल होता है हमेशा हर एक चीज़ में, वो अपनी चीज़ अलग पुट करते हैं। जैसे गौतम गंभीर क्या स्टैंड था, क्या अलग किया उन्होंने? सर जैसे मैं बताऊं कि हम मैच खेल रहे हैं या फिर कोई भी बाहर से मैसेज पहुंचाना कि इस टाइम पे ये चीज़ें होनी चाहिए, अब हमारा स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता था, उसमें आके वो चीज़ बतानी कि अब तुम ये कर सकते हो, तो वो बहुत डिफरेंट हो जाती है सर चीज़ें। उनकी गेम अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा है कि वो इतनी जल्दी गेम अंडरस्टैंड कर जाते हैं, बहुत उससे हेल्प मिलती है सर बहुत ज़्यादा। गौतम गंभीर ने इस साल सुनील नरेन से ओपनिंग करवाई। हाँ जी। नरेन ऑलमोस्ट 500 रन्स एंड 20 के आसपास विकेट, ये अपने आप में एक मैजिकल परफॉर्मेंस थी। रसल को बैक किया, ज्यादा बॉलिंग करवाई, परफॉर्मेंस हमने देखा जमीन आसमान का फर्क गया। स्टार्क को लेकर आए, पूरे सीजन डाउट रहा, एंड में परफॉर्मेंस अलग लेवल पे गई। 3 फैसले गंभीर के हम बड़े बड़े देखते हैं। गंभीर ने स्टार्टिंग क्या कहा था कि हमने सिर्फ एक वीडियो देखा था कि आप इंटरनेशनल प्लेयर है और डोमेस्टिक प्लेयर है, कहीं के फर्क नहीं पड़ता, अब आपके केआर के हैं, एक मकसद है
26 तारीख को फाइनल खेलना है। पहले दिन जब हमारा ट्रेनिंग सेशन था, हमारी पूजा एंड ऑल सारी हुई, मतलब हमने पूजा करी, उसके बाद गौती भैया के सिर्फ ये वर्ड्स थे, आज से गॉसिप क्या चली जब गंभीर के आने की बात चली हुई? क्योंकि पक्का गंभीर आ रहे हैं तो गॉसिप तो आई होगी। मतलब यही था कि ओ यार, मतलब एज अ प्लेयर मैं बताता हूँ, मैं गौती भैया के साथ इससे पहले कभी खेला नहीं, बट मन में एक वो चीज थी उनके ऑरे की, भाई बहुत गुस्से वाले हैं, बहुत ऐसे हैं, बट मेरे को तो लग रहा था कि हर्षित का गुस्सा जो मैदान पे और बढ़ रहा था, वो इसलिए बढ़ रहा था कि भाई मेरा मेंटोर मेरे से बढ़कर है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बट वो उन्होंने एक कॉन्फिडेंस इतना दिया हुआ था कि हाँ भाई हम अच्छे क्रिकेट खेलते थे, और मतलब चढ़ के क्रिकेट खेलते थे, क्योंकि उनका एक ही कहना था कि मेरे को ऐसे क्रिकेटर्स नहीं पसंद जो अपना सर नीचे करके क्रिकेट खेले और जो डर के क्रिकेट खेले, चाहे तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसी भी हो। तो वो बहुत फायदा हुआ सर उस चीज़ से। तो ये टीम सिलेक्शन जो आपकी 11 गई, क्योंकि ऑलमोस्ट आपने यही 11 हाँ जी शुरू से लेकर एंड तक रखी है, जी एक्सपेरिमेंट नहीं हुए, ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं हुए। कई सीनियर प्लेयर थे, जैसे जी। सुयश को, बनीश पांडे को बाहर रखा है, हाँ और भी कई सारे प्लेयर्स थे। जी जो 11 थे वही 11 पूरे टाइम गए। हाँ जी। ये 11 शुरू में डिसाइड हुई थी या जीतने लगे इसलिए कंटिन्यू किया, या गंभीर का फैसला था कि ये जाना चाहिए? सर हमारा फॉर्मेशन एक ऐसा बन गया था कि हमारे सारे प्लेयर अच्छा कर रहे थे, पूरी टीम अच्छा कर रही थी, हम मैच भी जीत रहे थे। तो और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नहीं खेला तो उसको कोई, वो सब इतने, मतलब हमारी बेंच स्ट्रेंथ ही इतनी स्ट्रांग थी कि हमें पता था कि अगर किसी दिन किसी के 2 मैच भी खराब चले गए तो कोई और आके कर देगा। तो वो टीम 11 जो हमारी बनती थी या बनी हुई थी, तो वो शुरुआत से ही हम मैचेस जीत रहे थे सर, ऐसा कोई एक मैच नहीं गया जिसमें हम बहुत बुरा आ रहे हो। तो वो चेंज इसीलिए नहीं हुई। एक क्वेश्चन बहुत बाद में पूछा गया कि जब गंभीर जैसे मेंटोर होते हैं तो कप्तान को उतना क्रेडिट नहीं मिलता है। ये गया कि जैसे आशीष नेहरा है, या आशीष नेहरा हुए, गौतम गंभीर हुए, ये वो मेंटोर हैं जिनकी मेंटोरशिप में मेंटोर की चर्चा ज्यादा होती है। गंभीर की क्या जिताया? आमतौर पर क्या होता है कि प्लेयर के नाम से टीम जानी आती है, कि रोहित शर्मा की मुंबई, विराट की आरसीबी, या धोनी की सीएसके। बट गंभीर इवन आफ्टर रिटायरमेंट, गंभीर के क्या यूज्ड टू बी द हेडलाइंस। ये कितना सही कितना गलत आप मानते हो सर? सर देखो, मतलब अभी आपने बताई ये चीज़, हमें तो नहीं पता था ये चीज़ कि, बट मेरा ये मानना है अगर गौती भैया इतना, उन्होंने अपनी चीज़ें छोड़ के वो वापस आए हैं केकेआर में, उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स छोड़ी है, ट्रू, केकेआर के लिए छोड़ी है, ट्रू, और इतना उन्होंने इतना इन्वॉल्व हुए हैं वो केकेआर में, क्योंकि उन्होंने अपना, जेन्युइनली बता रहा हूँ, ये ट्रॉफी जीतने के लिए उन्होंने अपना दिन रात एक किया है, उन्होंने सारी चीज़ें छोड़ी हैं सिर्फ केकेआर को ट्रॉफी जिताने के लिए। तो सर क्यों नहीं बनता? अय्यर अंडररेटेड कैप्टन है? नहीं सर, मेरे हिसाब से तो नहीं है बिल्कुल, मतलब वो इतने काम है अंडर प्रेशर, मतलब हम अंडर प्रेशर, मैं बॉलिंग कर रहा होता हूँ और वो मेरे साथ खड़े होते हैं। मैंने सुना आपको लास्ट ओवर जो दिया था हाँ उन्होंने, जी आपने कहा था कि अय्यर ने कहा था कि कुछ होगा तो मैं देख लूंगा। हाँ जी, उन्होंने मुझे पहला मैच जब मैंने हैदराबाद के खिलाफ जिताया तो उनके ये वर्ड्स थे, ले, जब उन्होंने मेरे को बॉल फेंकी कि ले तेरा दिन है, या तो हीरो बन जा या फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं देख लूंगा। हाँ हाँ जी। एक मैच में आप थोड़े से महंगे भी थे, मैंने देखा कि कई स्टार्क का ओवर बाकी था, वैभव का ओवर बाकी था, फिर भी आपको ओवर दिया और आपने वो मैच जिता के दिखाया। हाँ जी, वो एमआई वाला मैच था सर। हम्म, तो उस मैच में क्या नाम है, पहले 2 ओवर्स ठीक है, ज़्यादा रन तो नहीं थे बट नॉर्मल ठीक है, अच्छी नहीं जा रही थी, तो लास्ट ओवर था, 21 रन चाहिए थे, तो अय्यर भैया जा रहे थे स्टार्क को बोल देने, तो उस मैच में मैंने उन्हें बोला था सामने से खुद जाके कि भैया मेरे को फेंकने दो, उन्होंने कोई भी मेरे से सवाल नहीं किया, सीधा उन्होंने मेरे को बोल दे दी कि ठीक है, तुझे अगर बिलीव है खुद में कि तू जिता सकता है तो तू फेंक बॉल, और वो फिर सर मैंने मैच जिताया था। मिचेल स्टार्क ने देखा आपको? नहीं सर, ऐसी कोई बात ही नहीं है। मिचेल स्टार्क को लेकर एक आपकी क्लिप बहुत वायरल होती है जिसमें स्टार्क शुरू में बहुत पिट रहे थे, 4 ओवर 50 रन, 4 ओवर 52 रन, लोगों ने कहा भाई चूना लग गया, 25 करोड़ का चूना लगा, बट आपने एक स्टेटमेंट दिया कि बड़े प्लेयर है, जब हमें जरूरत होगी तो ये मैच जिताएंगे। एंड दोनों मैचेस एसआरएच सबसे बड़ी टीम, मिचेल स्टार्क आए, पहले ओवर में मेक श्योर कर दिया कि आज दिन केकेआर का है। जी, ये सर जैसे मैंने इंटरव्यू में भी बोला था, अभी भी बोलूँगा कि वो इतने बड़े बॉलर हैं कि, मतलब वो बोलते हैं ना कि बड़े मैच के बॉलर होता है कई बार कि कई बॉलर प्रेशर सिचुएशंस में बहुत उभर के आते हैं, तो मुझे उनमें वो फीलिंग आती है, मतलब ऐसे कोई डाउट नहीं है, नॉर्मल मैच सारे मैच प्रेशर वाले होते हैं, बट वो एक बड़े मैच टैग लग जाता है कि भाई क्वालिफायर है, फाइनल है, तो उनमें एक उनका ना अलग ही रोल दिखता है कि हाँ भाई मज़ा आ रहा है इनको देखने में, तो वो बिलीव था उनमें, तो इसीलिए मतलब वी वर एक्सपेक्टिंग कि एसआरएच का मैच जो होगा वो बहुत ही तगड़ा मैच होगा, और मैं ये देखना चाह रहा था कि एसआरएच की टीम से हेड और अभिषेक
केकेआर को कितना पीटते हैं, क्योंकि उन्होंने बाकी सारी टीमों को क्लास लगाई थी जी एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि एक तगड़ा मैच होगा। जी पहले में ट्रेविस हेड को वो बाहर निकलती हुई गेंद जी और फिर अभिषेक शर्मा के डंडे उड़ा ठक। जी क्या वहां पर आप लोग को वाइब आ रही थी जब ये, क्योंकि हमने देखा, हमने कहा यार ये क्या था, ये कैसी बॉल थी? सर, जब ऐसा स्टार्ट मिल जाता है ना तो पूरी टीम मतलब वो चढ़ जाती है कि भाई बहुत अच्छा स्टार्ट मिला, क्योंकि यहाँ से स्टार्क ने आउट किया अभिषेक को, उधर से वैभव वैभव ने अरोड़ा ने out किया। पहली बॉल पे आउट कर दिया ट्रेविस हेड को। तो बहुत ही अच्छा स्टार्ट था वो हमारे लिए, क्योंकि हैदराबाद ओपनर अगर हम आउट कर देते हैं तो ठीक है, थोड़ा डाउन लग जाती है, क्योंकि उनके ओपनर्स की स्ट्रेंथ है वो कि वो भाई 6 ओवर में 100 रन भी लगा सकते हैं, 110 भी लगा सकते हैं। बट हमारा मेन यही था कि शुरुआत में हमें अर्ली विकेट चाहिए हैदराबाद के खिलाफ, जो कि हमें मिली, तो फिर हम ओवरऑल गेम में ऊपर हो गए थे, फिर ऊपर ही होते चले गए तो सर। ये किसी टीम के खिलाफ प्लानिंग चल रही थी आप लोग की? सबसे ज्यादा प्लानिंग कहाँ हुई, किसके खिलाफ? ऐसा नहीं सर, सब टीमों के खिलाफ प्लानिंग बट थी। कहीं होता ना, जैसे जब मैं सुयश से बात कर रहा था लास्ट ईयर, तो उसने कहा कि आरसीबी को लेकर हम बहुत प्रिपरेशन करते थे, क्योंकि वो मैच हाई इंटेंसिटी का होता हाँ था। जी। गंभीर ने हालांकि इस साल भी आरसीबी को आती है ऐसा थ्रैश कर दिया कि इन्होंने को जीता नहीं है। इनसे हमारा क्या कंपैरिजन? जी ये तो फ्लैम्बॉयंट इमेज वाले लड़के हैं जो अपने आप को शो ऑफ करते रहते हैं। बट ये तो टीवी की बातें हो गई कि आप साइकोलॉजिकल ले रहे हो, अंदर तो एक होता है ना, दिल धुक धुक, सबको लगता है गला सबका सूखता है। सर, मेरे को तो ऐसा कुछ मतलब टीम प्लानिंग सबसे ज्यादा कहाँ हुई? टीम प्लानिंग, ये वही बात है सर, आरसीबी के खिलाफ बहुत हाई इंटेंसिटी गेम था हमारा। मीडिया में भी बहुत वो हुआ था कि भाई केकेआर वर्सेस आरसीबी, गौती भैया वर्सेस विराट भैया, तो वो प्लानिंग तो थी, और मतलब प्रेशर भी था कि यार ये मैच तो जीतना है, हाँ। किसी भी हालत में जीतना है। तो तो गंभीर ने वहां कुछ कहा था कि ये मैच जीत के आना? कुछ एक होता है ना कि कहीं कहीं आप वो चक दे इंडिया वाली स्पीच आती है। सर, उनके बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो उनको देख के ही फील आ जाता है कि वो है इस मैच के लिए बहुत ज़्यादा, क्या नाम है, गर्म है। आपको बॉलिंग करके कहाँ मजा है सबसे ज्यादा? सर, मेरे किसके को सामने? या बॉलिंग लगा कि यार करने में, ये थोड़ा सा इससे संभलना है, मेरे को ये पीट देगा? मेरे को बटलर, मैंने पिछली बार एक इंटरव्यू में भी बोला था, हम्म। और मतलब इस साल फिर मैं अभी आपके इंटरव्यू में बोल रहा हूँ कि बटलर मुझे बहुत डिफिकल्ट बैट्समैन लगता है। उन्होंने मुझे मारा भी है इस साल आरआर वाले मैच में, जो मैच आ रहे थे, तो मेरे को बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, क्योंकि उनके पास सारे शॉट्स हैं सर। वो लैप भी मारते हैं, पैडल भी मारते हैं, हट के भी मारते हैं, ऑन साइड पे भी खेलते हैं, तो मेरे को बहुत डिफिकल्ट लगते हैं वो। T20 के आपके हिसाब से 3 सबसे बड़े प्लेयर कौन से हैं, बैट्समैन? विराट भैया, ओके। आईपीएल खेला हूँ मैं, आईपीएल की बता रहा हूँ। हाँ। विराट भैया, वो तो ओवरऑल है, मैं वैसे बता रहा हूँ। विराट भैया, जॉस बटलर, और फॉर मी राइट नाउ क्विंटन डिकॉक। कोई ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपने क्योंकि सूर्या और क्लासन के ऊपर क्विंटन डिकॉक को लिया है। क्योंकि सर है वो भी, बट मेरे हिसाब से जैसे मैं अगर नया बॉल डालूंगा, तो अगर मेरे सामने ये 3 होंगे, तो मेरे को बहुत सोचना पड़ेगा कि मेरे को कहाँ बॉल डालनी है, क्या करना है। क्योंकि क्विंटन को आप छोटी बॉल नहीं फेंक सकते, बहुत अच्छी खेलता है छोटी बॉल, उसे पेस से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको। जॉस बटलर का मैंने सर आपको बता दिया। विराट भैया सारी जगह शॉट खेलते हैं, उनका गेम प्लान ही इतना तगड़ा होता है कि बहुत प्लानिंग से उनको बॉलिंग करनी पड़ती है, तो इसीलिए सर। क्लासन को आपने हैंडल कर लिया था? क्लास हाँ जी, कह सकते हैं। तो क्लासन की पीक अलग चली थी। मैंने दुनिया भर में जितने भी लोगों के इंटरव्यूज देखे बड़े बड़े बॉलर्स के, आप किसी से पूछो तो वो कहते हैं कि 3 जो सबसे बड़े प्लेयर हैं वो हैं, इंडिया से सूर्या का नाम लेते हैं, नंबर 1 पे क्लासन और बटलर, ये 3 नाम आते हैं। क्लासन को आप कैसे हैंडल कर लेते हो, बाकी लोग नहीं कर पाते? क्योंकि बाकी तो बहुत फेंटे मारते हैं वो। सर मतलब मेरा प्लान था उनके खिलाफ, जो भी बॉलिंग प्लान था, अब यहाँ बताऊंगा थोड़ी बहुत तो नहीं, उनको हिंदी नहीं आती। तो सर वही प्लान था कि मतलब वो पेस उन्हें पसंद है, साउथ अफ्रीका से हैं तो ऑब्वियसली पेस पसंद है उन्हें। स्लोअर खिला खिला के। तो स्लो वन मैंने उनको यूजुअली बहुत स्लो ओवर्स फेंकी हैं, पहले मैच में भी आखिरी ओवर में मैंने उनको स्लो रन पे आउट किया, जो मैंने फाइनल में भी उनको स्लो रन पे आउट किया, और हमारा जो क्वालिफायर था उसमें भी मैंने उनको स्लो रन फेंकी, बट विकेट नहीं मिली थी। बट उनको शांत रखने का मेरा एक ये था कि मैं इनको स्लो रन पे शांत रख सकता हूँ, क्योंकि पेस उन्हें पसंद है और विकेट्स थोड़ी फेवरेबल थी बैट्समैन के लिए। हर्षित राणा ने आईपीएल से पहले बहुत क्रिकेट नहीं खेली थी, जो सीरियस क्रिकेट कहते हैं। जी अब आप आईपीएल में आते हो, आईपीएल में आपको दुनिया के सारे खिलाड़ी मिल जाते हैं। एक नया लड़का जो आईपीएल खेल रहा है, जब वो मिचेल स्टार्क के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करता है, या उसकी टीम में और बड़े बड़े दिग्गज, गंभीर जैसे दिग्गज होते हैं, इंटरनेशनल दिग्गज होते हैं, क्या बदल जाता है प्लेयर के कॉन्फिडेंस में? कितना सीखने का मौका रहता है? आईपीएल कितना बड़ा ब्लेसिंग है? सर, आईपीएल बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि बहुत बड़ी लीग है सर, क्योंकि पूरी दुनिया देखती है ये। 3 महीने सब अपना काम छोड़ देते हैं, सिर्फ आईपीएल पर फोकस करते हैं, सब आईपीएल देखते हैं, शाम होते ही आईपीएल टीवी खुल जाता है।
तो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि पूरी दुनिया आपको देख हालांकि रही है। जितनी जानकारी मेरे पास है, हर्षित राणा आईपीएल नहीं देखते थे। हाँ जी सर, जब तक मैं नहीं खेला था तब तक मैं नहीं देखता था। तो मतलब ऐसा होता है कि वो नया नया एक्सपोजर कि भाई इतने बड़े प्लेयरों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ होती है सर। स्टार्क के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना, गौती बिया के मैं कभी पहले मिला नहीं, पहली बार मैंने शेयर किया तो मेरे को बहुत अच्छा लगा इन सब के साथ। तो बहुत बड़ी फीलिंग होती है सर तो ये वो। इंटरेक्शन होता है आप लोग का, सिखाते हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि मैंने एक इंटरव्यू देखा स्टब्स का। स्टब्स से पूछा गया कि कुलदीप यादव को आप क्या रीड कर रहे हो? हाँ जी। तो उसने कहा नहीं, वो मुझे नॉर्मल गेंदे फेंकता रहता है। वो अपनी तरकश के सारे तीर नहीं खोलते जी। क्योंकि उन्हें इंटरनेशनल मैच भी हाँ। खेलना, वर्ल्ड कप खेलना है। तो स्टार्क जैसे जो प्लेयर है, आपके साथ खेल रहे हैं, ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं, आप लोग को सिखाते हैं या हाँ थोड़े सर। थोड़े तरकश में तीर बचा के रखते हैं कि इतना सिखाओ कि आसपास ना भटके? नहीं मतलब मेरी बॉन्डिंग उनके साथ बहुत अच्छी है, हम्म। हम हंसी मजाक करते रहते हैं। तो ऐसा तो कभी मुझे फील नहीं हुआ कि उन्होंने मुझे कम बताया हो, मैंने उनसे कुछ पूछा हो तो। हालांकि ऐसा हमारे बीच में तो नहीं है सर। मुझे लगता कैसे प्ले, क्योंकि मैंने उनको वैसे बहुत सीरियस देखा है। रूल रेगुलेशन वाले, कोई क्रीज से आगे बढ़ा तो अक्सर वो डांट देते हैं। एक डोमिनेंस उनका रहता है, एक ऑरा उनका भी अपना मेंटेन कर चलते हैं। इतने बड़े प्लेयर हैं, अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती, वर्ल्ड कप जिता कर गए, ऑलमोस्ट सारी चीजें जीत कर गए। एक बॉलर के तौर पर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट में उनका नाम हमेशा रहेगा। जी तो आपने उनसे क्या सीखा? सर, मैंने उनसे एक चीज़ सीखी, ऑफ द फील्ड मैंने उनसे कभी क्रिकेट की बात ही नहीं करी। कभी Okay. करने भी जाता था तो वो मुझे बोलते थे ग्राउंड में बात करेंगे। तो मेरे को ये चीज़ फील हुई कि क्रिकेट की बातें क्रिकेट ग्राउंड में होनी चाहिए, ग्राउंड के बाहर होनी चाहिए, ऑब्वियसली ऐसी बात नहीं है, बट इतना इन्वॉल्व वो क्रिकेट को नहीं करते ऑफ द फील्ड। मैं कभी भी बात करने जाऊँ तो मुझे बोलते थे कि कल प्रैक्टिस पे बात करेंगे। तो मैंने ये चीज़ सीखी उनसे कि हाँ भाई, ग्राउंड में होनी चाहिए जितनी ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए, बाहर इतनी ज़्यादा बातें नहीं होनी चाहिए। ओके। ग्राउंड से एक किस्सा मुझे और याद आया। बांग्लादेश का मैच चल रहा था। सौम्य सरकार, जी। क्या हो गया था? बांग्लादेश से बहुत लोगों ने मुझे लिखा कि जी। हर्षित से पूछना क्या हो गया था उसमें, बिकॉज हर्षित जो चढ़ा, वो भी रियान पराग ने भी इस बारे में हाँ जी। बात की है जी आपको लेके। सर, वो स्टार्टिंग हमने नहीं करे थे। हमारे, मैं आपको बताता हूँ, हमारे कोच थे कोटक सर। हमारा बांग्लादेश के खिलाफ मैच था और इंडिया की बहुत लड़ाई हुई है बांग्लादेश के अंडर 19 वर्ल्ड कप वाली भी। तो उन्होंने हमें पहले ही बोला था कि हम बहुत पीसफुल क्रिकेट खेलेंगे, हम नहीं लड़ेंगे, हम कोई स्टार्टिंग नहीं करेंगे। बट अगर उन्होंने स्टार्ट किया तो फिर ऑब्वियसली बात है सर, इंडिया के हैं और हम सारे नॉर्थ साइड के हैं तो कोई छोड़ेगा नहीं। तो हम जब बैटिंग कर रहे थे, तो मैं और यश बैटिंग कर रहे थे, तो वो हमें गालियां दे रहे थे सर। एक तो बांग्लादेश में बांग्लादेशी लैंग्वेज में गाली दे रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट इतना पता था कि हाँ भाई गालियां पड़ रही हैं हमें बहुत बुरी तरह, जोरों से, एक्सप्रेशन से। और आउट भी क्योंकि जल्दी हो गए थे, हमारा इतना हाई स्कोर भी नहीं था। बहुत बुरी बुरी गालियां पड़ रही थी। उधर का एक लेफ्ट आर्म था, वो तो भर भर के गालियां दे रहा था, हमें वैसे समझ नहीं आ रहा था। तो हम बाहर गए, हमारी बॉलिंग स्टार्ट हुई। बॉलिंग होने से पहले भी कोटक सर ने हमें ये बोला कि कुछ नहीं करना, हमें मैच जीत के करना है जो भी कुछ करना है। बट फिर वो सर, क्या नाम है, हीट ऑफ द मोमेंट में वो चीज़ें हो जाती हैं कि भाई हमने भी तो गालियाँ खाई हैं, हम क्यों पीछे रहे। ऑब्वियसली बात है सर, पहले स्टार्टिंग उन्होंने करी है, हमने नहीं करी। हमारी पहले बैटिंग थी, बैटिंग में भी अगर हमें गालियाँ पड़ रही है तो बॉलिंग में तो ऑब्वियसली हम देंगे। तो ऐसा हुआ था कि क्या नाम है, पहले मेरे 2 ओवर तो आप अच्छे नहीं लोगों ने गए थे। बेन स्टोक्स को याद किया था? उस दिन तो पता नहीं सर क्या क्या याद हो गया था। काफी बांग्लादेश वालों ने अभी भी दिल पे ले रखा है उसे। आप केकेआर से खेलते हो, बांग्लादेश का सपोर्ट केकेआर को होता है, बट हर्षित का नाम लेते ही बांग्लादेश से लगातार कमेंट आने लगे, नहीं सर, सौम्य सरकार, सौम्य सरकार, सौम्य सरकार। ऐसा कुछ नहीं है। टू ऑल द बांग्लादेश फैंस, वो सिर्फ क्रिकेट फील्ड पे हुआ है। आई लव यू। बांग्लादेश की मुझे लगा वही क्लिप वायरल होती है, फाइनल मैच योर परफॉर्मेंस व्हाट हैपनिंग। हाँ जी। फाइनल मैच यू परफॉर्म व्हाट हैपनिंग। व्हाट हैपनिंग। आप लोग भी देखते हैं मीम हाँ जो जी। आते हैं सोशल मीडिया पे? जी, क्योंकि देखते रसल हैं। के साथ हुआ था ये, हाँ रसल जी। वाला क्या हम करते हैं उनके साथ सर ये बातें। क्या? फाइनल मैच जीतने का तो हमारे केकेआर पे भी एक वीडियो इमानिश भैया ने डाली हुई है, नारायण से बात कर रहे हैं वो, उन्होंने यही लाइन बोली हुई है सेम। फाइनल मैच हाँ जी, योर परफॉर्मेंस व्हाट what हैपनिंग। happening, yeah। सुनील नरेन अगेन वन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। मैंने सुना कि वो किसी टीम मीटिंग में नहीं आते। नहीं सर, बॉलर्स मीटिंग में आते हैं बस, अच्छा, बैट्समैन की। बैट्समैन मीटिंग में नहीं जाते हैं, सिर्फ बॉलर्स मीटिंग में आते हैं। सुनील नरेन क्या था? क्योंकि पहले हम ये मानते थे कि वो एक स्लॉग हिटर है, जिसे हम कहते हैं देसी भाषा में अंधी मारना। हाँ कि जाओ अंधी मारो, जितना पड़ा वो बोनस से, आउट हो गया कोई फर्क नहीं पड़ता, जी, ये कहानी थी। बट इस साल तो वो प्रॉपर बैट्समैन वाले शॉट खेल लेते और बिल्कुल। बड़े बड़े गेंदबाजों को जो फेंटे मारे उन्होंने, लग रहा था यार ये आदमी अलग ही खेल रहा है, अलग पिच पे। सर इस साल बहुत अलग क्रिकेट देखने को मिली है मुझे सुनील नारायण की, क्योंकि सही कह रहे हो आप, पहले ऐसा होता था कि ठीक है मारे, बट इस साल ऐसा लगता था कि वो इतनी मेच्योरिटी से बैटिंग कर रहे हैं कि एक छक्का मारा तो अगली बॉल सिंगल लेंगे।
और अगली छक्के की आई तो छक्का भी मारेंगे, बट नहीं आई तो सिंगल लेंगे। तो हमें इतना बिलीव था इस साल कि हाँ जी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, अच्छी तरीके से खेल रहे हैं, रन बनाएंगे ऑब्वियसली। कहाँ पे लग रहा था कि क्या जीत जाएगी इस साल? कब मतलब बिलीव होना कब शुरू हो गया था कि यार? सर बिलीफ होना तो स्टार्टिंग से ही हमने रखा था, ये तो सभी रखते वो हैं, तो हर टीम रखती बट है। जब मतलब हम टॉप पे गए ना, हम्म। तब ऐसा हो गया था कि हाँ जी हम कुछ कर सकते हैं मुझे और भी वही लगता जीतेंगे। रहा हाँ जब राजस्थान को आप लोगों ने पीछे करके आप ऊपर बिल्कुल गए थे। हाँ, वो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है भाई टॉप पे, बहुत अच्छी बात होती है सर। हमारा शुरुआत से ही यही एम था कि फर्स्ट पे रहना है, और वही हमने मेंटेन किया सर। एक मैच और था जिसकी बड़ी चर्चा लोगों ने की, आरसीबी और केकेआर का मैच था। जी विराट कोहली को एक बॉल आती है जी जिसको लेकर अभी तक भी सोशल मीडिया पे जी चर्चा चल रही है। मैं भूल गया था, बट लोगों ने याद दिलाया कि जी। हर्षित जरूर पूछेगा कि वो आउट था या नॉट आउट था। सर देखो, जेन्युइनली बता रहा हूँ, जो इस साल रूल आया, वेस्ट हाइट वाला रूल जो आया है कि आप क्रीज में खड़े हो और आपकी वेस्ट हाइट नापी गई है, हम्म। कि उससे ऊपर बॉल होगी तो नो बॉल होगी, उससे नीचे होगी हम्म। तो नहीं होगी। तो विराट भैया उस बॉल पे थोड़े आगे बढ़े थे और वो स्लोअर वन थी तो डिप हो रही थी। तो जब वो क्रीज पे जब उसका इम्पैक्ट हुआ तो वो उनकी वेस्ट हाइट से नीचे थी, तो रूल्स के हिसाब से इट्स नॉट अ नो बॉल। हम्म। और अगर ये वाला रूल नहीं होता तो मेरे हिसाब से वो नो बॉल होती, क्योंकि मैं भी जब खड़ा था वहाँ पे डिसीजन का वेट कर रहा था, मुझे भी नहीं पता था कि आउट है या नहीं है, इसीलिए मैं भी चुप खड़ा था। मैं खुद वेट कर रहा था कि बस वो तो आउट हो विराट जाए। इतना गुस्से में था कि बाकी सब वैसे भी चुप थे। हाँ जी बट फिर भी सर मैं खुद वेट कर रहा था, मुझे खुद नहीं पता था कि ये आउट है या नहीं है। वो तो बस, मैंने तो सेलिब्रेट भी नहीं किया था, मैंने कैच पकड़ा, मैं अंपायर की तरफ देख रहा हूँ, उन्होंने रिव्यू कर दिया, तो मैं खुद सोच रहा था कि आउट है या नहीं है। बट बहुत सारे लोगों ने कहा कि ऐसी बॉल थी जिस पर अपॉलॉजी बनती थी, कि आप आमतौर पर जब आप बीमर मारते हो तो आप बैट्समैन को सॉरी बोलते हो कि यार बीमर नहीं थी सर वो। वेस्ट के ऊपर अगर वो नो बॉल होती तो। सर बीमर आप कहोगे, बीमर या फिर नो बॉल आपको अंपायर कब वो देता है? वेस्ट से ऊपर आप बीमर नहीं कह सकते, यहाँ से ऊपर या फिर यहाँ हो तो ऑब्वियस सी बात है कि अपॉलॉजी मांगूंगा मैं, बट इतनी ऊपर नहीं थी और इतनी तेज भी नहीं थी, मैंने स्लो रन फेंकी थी नहीं, बट अगर होती तो मैं ऑब्वियसली मांगता अपॉलॉजी, इसमें तो कोई बात ही नहीं है सर, रिस्पेक्ट है, बहुत बड़े प्लेयर है ये कहकर आपने सारे फैंस को कहा कि भाई मेरे को मेरे कमेंट सेक्शन में प्लीज गालियां मत नहीं नहीं देना। सर, ऐसी कोई बात नहीं है, उनके लिए दिल से रिस्पेक्ट है, वो इतने बड़े प्लेयर है, दिल्ली से ही हैं ऑब्वियसली, मैं मिला भी हूँ दिल्ली में भी, उनके साथ मैंने प्रैक्टिस की है, तो ऐसी कोई बात नहीं है अभी सर। आयरलैंड की जिस बॉलर ने उनको आउट किया था, जी बड़ी थोक के बहुत से कमेंट सेक्शन में गालियां आई उसे, तुमने विराट को आउट कर मुझे भी आई थी सर मुझे तो बहुत आई थी, डीएम में या अच्छा हाँ, डीएम और ये तो हाँ, कैप्शन, इस मैटर में तो पक्का ही होगी नो हाँ, बॉल वाले पे। बहुत ज्यादा आई थी सर। तो कमेंट सेक्शन ऑफ किया था आपने? कैप्शन कह रहा हूँ, कमेंट्स और डीएम रिक्वेस्ट में हर जगह गालियां थी। वही जो आप दे रहे थे, वही जो आप देते सरकार सबको देकर आ पाए थे वो नहीं सर, उससे भी ज्यादा आई थी। आरसीबी में क्या खास है, क्योंकि आरसीबी की इंटेंसिटी अलग होती है। आपने ये मैच जिताया, आप अपनी टीम के तो हीरो बन गए, हालांकि आपने सेलिब्रेट नहीं किया था इस मैच में, हम लोग चाह रहे थे कि अगर कुछ इसमें आप सर फॉर मी ऑल्सो आरसीबी इज ऑल अबाउट विराट भैया, क्योंकि सब फैंस को भी यही लगता है बड़े प्लेयर हैं सब, डीके भी आए हैं, विराट भी आए हैं और सारे भी हैं, बहुत बड़े बड़े, फैफ डु प्लेसी भी है, बट विराट भैया जो एक एनर्जी क्रिएट करते हैं ना उनकी टीम में, जिस तरीके से वो फील्ड पे रहते हैं, वो मैच नहीं कर सकता सर, कोई भी मैच नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने आप पूरी टीम को ऐसे लेके चलते हैं कि हाँ भाई हमें करना है, हम जीत रहे हैं। तो वो हारना जीतना तो पार्ट ऑफ द गेम है, बट जो वो करते हैं फील्ड पे, मैं तो उनका फ़ैन हूँ सर उस चीज़ को लेकर, क्योंकि मैं खुद ये सोचता हूँ कि मेरे को ऐसा रहना है फील्ड पे, कि मेरे को पूरे दिल से क्रिकेट खेलनी है, क्योंकि वो पूरे दिल से क्रिकेट खेलते हैं। तो अगर मेगा ऑक्शन में केकेआर ने सेलेक्ट नहीं किया, कर लिया तो आपको बधाई, जी नहीं किया तो किस टीम की तरफ देखना पसंद करोगे? सर ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं, बट जो भी पिक फिर कर भी अगर ले। कोई 4 टीमें लेनी, सेफ साइड खेलना हो कि 4 टीमें जिससे मेरा जाने का मन है कि मैं यहाँ खेल सकता हूँ। MI, CSK, RCB फॉर श्योर, और जीटी का भी नाम ले लो, तुमको नेट बॉल हाँ सर ऑब्वियसली जीटी, ये तो मैं भूल ही गया था, ये ऑब्वियसली जीटी फॉर श्योर सर, जीटी RCB CSK एंड MI फॉर श्योर। जीटी आरसीबी, ओके। एमआई क्यों? MI मुझे पसंद है सर बहुत ज़्यादा। क्या पसंद है एमआई में? वो जो MI का ग्लैमर है ना, एक MI का नाम सुनते ही जो लोगों के फेस पे ग्लैमर आता है कि MI, तो वो पसंद है मुझे। तो रोहित शर्मा वहां से केकेआर आ रहे हैं, आप वहां चले जाओगे? नहीं, मुझे तो KKR से जाना ही नहीं है सर, आपने मुझे ऑप्शन दिया तो मैंने आपको बताया, बट मैं तो KKR में रहना चाहूँगा सर, मेरे को बहुत पसंद है, मेरे को प्यार है इस टीम से, इसी टीम ने मुझे सब कुछ दिया है, इसी टीम ने मुझे इतना बैक किया है, मैं ये टीम बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहूँगा सर। केकेआर की कहानी से पहले कहानी जीटी की थी, हाँ जी
जिसका जिक्र मैंने किया, जी। क्या थी जीटी कहानी और क्यों आपकी लाइफ में गुजरात टाइटंस इतनी स्पेशल है? सर जीटी मेरे लिए इसीलिए स्पेशल है क्योंकि मैं उनका नेट बॉलर था और वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था आईपीएल में। तो मेरे लिए वो एक कनेक्शन है कि भाई मैं हमने पहली सुना शायद बार, केकेआर को आपने मना भी किया था नेट बॉलर बनने के लिए। क्योंकि सर वो पहले से ही जीटी के साथ बात चल रही थी कि नेट बॉलिंग आपको जीटी की करनी है, तो इसीलिए मैंने उनको बस ये बोला था कि नहीं मैं नेट बॉलिंग जीटी की करूँगा। तो तो उन्होंने ऐसे कहा कोई टीम में मना आ नहीं। जा तू। हाँ जी, उन्होंने मुझे टीम में ही ले लिया। ये तो ऑफिस वाला हो गया, कम पैसे में ठीक है तेरी सैलरी बढ़ा दे रहे, चल हमारे यहाँ आ जा। उस टाइम हार्दिक कैप्टन थे वहां पे, हाँ जी आशीष नेहरा। जी। तो आपने वहां नेट बॉलिंग की है हाँ कुछ जी टाइम? हाँ जी, 6-7 दिन, एक हफ्ता करी थी सर मैंने जीटी में। क्या एक्सपीरियंस था, क्या जीटी की स्पेशल बहुत थी, क्योंकि अच्छा उस था टाइम तो वो सर। जीते, उस साल वो जीते थे। हाँ जी सर, मेरे को इतना तो नहीं पता, बट जैसे नेहरा सर मेरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, मेरा बॉन्ड है उनके साथ अच्छा, और हार्दिक भी अभी मुझे अच्छे से जानते हैं, तो एक ऐसा कभी फीलिंग नहीं आई कि मैं वहाँ नेट बॉलिंग कर रहा हूँ। बट जीटी की नेट बॉलिंग में कुछ स्पेशल है। मोहित शर्मा वहां से निकले, नेट जी बॉलिंग उस साल की नेक्स्ट ईयर छा गए। जी जबरदस्त गेंदबाजी की, आप वहां से निकले। जी सर, वो मैं बता तो रहा हूँ आपको कि वहाँ कभी मुझे ये फील नहीं आया कि मैं नेट बॉलिंग कर रहा हूँ। वो इतनी अच्छी तरीके से, मतलब क्या नाम है नेट बॉलर्स को, कि आपको जितनी बॉलिंग करनी है आप उतनी करो, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है सर। केकेआर इस साल क्योंकि मेगा ऑक्शंस होने वाले जी हैं। अब मेगा ऑक्शंस एक सच्चाई है, हर टीम के अपने फेवरेट प्लेयर्स होते हैं, जी बट मेगा ऑक्शन वो दिन है जब बिछड़ते हैं लोग जी और आपको प्रैक्टिकल होना पड़ता जी है। एमआई ने भी हार्दिक को इसीलिए छोड़ा था क्योंकि 4 प्लेयर रिटेन करके फिट नहीं जी बैठे थे। जी आपके हिसाब से केकेआर किन 4 लोग को रिटेन कर सकती सर मेरे हिसाब से, वैसे मेरे हिसाब से तो क्या ही फर्क पड़ता है? है। फिर भी आपका एक थॉट प्रोसेस होगा कि यार, बट नारायण फॉर श्योर, हाँ एंड रसल फॉर श्योर, एंड रिंकू बिया फॉर श्योर। ओके। चौथे में सर मैं कंफ्यूज हूँ कि किसको करेंगे, बट ये 3 मैं कह सकता हूँ कि हाँ जी फॉर श्योर होंगे। वरुण चक्रवर्ती। और श्रेयस भैया, वेंकी भैया, राणा भैया, अब मुझे नहीं पता सर इन चारों में से किसको करेंगे। तो बट डोंट यू थिंक कि ये एक कितना अजीबोगरीब कोइंसिडेंस है कि श्रेयस अय्यर कैप्टेंसी में टीम जीत कर आई है, जी और जब हम इमेजिन करते हैं कि ये स्टोरी मैंने भी की थी, जी तो हम ये 100% श्योर नहीं कैप्टन रिटेन होगा नहीं होगा। ये इस टीम में खूबी भी है, कितने बड़े बड़े प्लेयर इनके हाँ, पास है। वही है सर, वही तो प्रॉब्लम है। बट ये शॉकिंग भी है यार कि यार जी आपकी टीम डोमिनेट करती है, आप लेवल पहली बार केकेआर ने नंबर 1 पे फिनिश जी किया, फिर वो सीधे टॉप पे गए, सब नंबर 1 है, जी लेकिन कैप्टन जो है वो रिटेन होगा, पक्का रिटेन होगा, ये कोई दावे से नहीं कह सकता। आप किसी भी रैंडम से पूछ लो, जी 10 से पूछोगे 9 कहेंगे यार डाउट है कि वेंकटेश अय्यर को लेंगे या आप हर्षित को लेंगे, क्योंकि कई लोग हर्षित को, जैसे मैं हर्षित को माना था, या वरुण चक्रवर्ती का नाम है कि इन दोनों में से ले लो, आप लोग की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो। जी तो ये थोड़ा शॉकिंग नहीं है? वही प्रॉब्लम है सर, अब क्या करें, इतने बड़े प्लेयर हैं। अब आप नीतीश भैया को नहीं छोड़ सकते, आप वरुण भैया को नहीं छोड़ सकते, आप वेंकी भैया को नहीं छोड़ सकते, आप श्रेयस भैया को भी नहीं छोड़ सकते, आप रिंकू भैया को नहीं छोड़ सकते। क्या कर सकते हैं अब, ये टीम बनाई है क्योंकि सर केकेआर ने इन लोगों पे इन्वेस्ट किया है। रिंकू भैया को कितना अच्छा प्लेयर बनाया केकेआर ने, ट्रू। बहुत बड़ी बात है सर, उनको कैसे छोड़ सकते हैं। True. नीतीश भैया के कितने साल हो गए सर केकेआर के साथ, कैसे छोड़ सकते हैं वो केकेआर, तो बहुत वो है सर। इवन वेंकटेश अय्यर को शुभमन गिल के ऊपर, हाँ जी, वेंकी भैया को कैसे छोड़ सकते हैं सर, तो ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है हमारा ऑप्शन। अपने आप को लेके नहीं आता कि यार हमने भी तो अच्छा किया, हमारा इन्हीं के बारे में डिसाइड नहीं हो पा रहा, हम कहाँ सोचे अपने बारे में। कोई नहीं सर, वो तो केकेआर देखेगी, मैं तो क्या बोलूँ। अच्छा, रिंकू सिंह का आपने जिक्र किया, क्या ये मानते हो कि एक अच्छी फ्रेंचाइज प्लेयर बनाती हो? कि रिंकू को जब हमने देखा 80 लाख में शुरुआत हुई, जी फिर चोटिल हुए, जी फिर वापस रिटेन किया। रिंकू शुरुआत में जब मैं देखता था उन्हें, तो एक बैकअप प्लेयर के तौर पर मुझे दिखाई पड़ते थे, एक लड़का जो हंसते खेलते आता था, कुछ अच्छे कैचेस पकड़ता था और मुस्कुराता रहता था। दैट वाज रिंकू सिंह फॉर मी। फिर रिंकू सिंह को हमने लॉर्ड रिंकू और दी रिंकू सिंह में तब्दील होते हुए देखा। कैसे एक रिंकू सिंह बन गए? क्योंकि बहुत लोगों को लगता था कि ऐसे कितने प्लेयर आते हैं वो गुमनामी में आके चले जाते हैं। जी सर, यही स्पेशलिटी है केकेआर की, कि केकेआर प्लेयर होते हैं सब अच्छे होते हैं, जो आईपीएल खेल रहा है सर ऑब्वियस सी बात है अच्छे हैं, बट जो प्लेयर जिनको मौका नहीं मिल पा रहा, टीम में जगह नहीं मिल पा रही, उनको इतनी अच्छी तरीके से वो ग्रूम करते हैं कि वो बहुत अच्छे प्लेयर और उभर के बनते हैं। जो हमारी केकेआर एकेडमी चलती है मुंबई में सर, उसमें अभिषेक नायर भैया बहुत काम करते हैं सर, जो मतलब हमारे प्लेयरों के पीछे जो मेहनत हमारी होती है आईपीएल से पहले, आईपीएल के दौरान, वो अभिषेक भैया जितना हमारा ध्यान रखते हैं कोई नहीं रख सकता सर। हमें मुंबई हमारी केकेआर एकेडमी में बुलाते हैं, हमारा कैंप चलता है 15 दिन, उस 15 दिन के दौरान वो हर प्लेयर पे अलग से ध्यान देते हैं, तो उनका रोल बहुत ज़्यादा है इस चीज़ में, एक प्लेयर को ग्रूम करने में,
क्योंकि वो उस टाइम पे उस प्लेयर को ग्रूम कर रहे हैं जब आईपीएल नहीं चल रहा। तो वो बहुत फायदेमंद होती है एक प्लेयर को चीज़ें। जैसे ही आपका डोमेस्टिक सीजन खत्म होगा, आपको मुंबई बुला लेंगे कि केआर अकेडमी आ जाओ, तो वो पहले से ही वो प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है और उनका ध्यान होता है कि तुझे इस साल इस चीज़ पे फोकस करना है, ये चीज़ तेरे को अच्छी करनी है। तो वो उनकी मैं कहूँगा कि बहुत अच्छे से ग्रूम करते हैं सर वो। एक नया प्लेयर उन्होंने साल दिया था, अंकुरिश हाँ रघुवंशी। जी। उन्हीं की शायद जी। उन्हीं के साथ रहकर वो जी। एक बेटे की तरह शायद उनके हैं। जी। अंकुरिश जैसे नए खिलाड़ियों को हमने देखा जो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। जी। केकेआर, अच्छा केकेआर की तो लगातार हम बात कर ही रहे। श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर, नीतीश राणा, ये सारे खिलाड़ियों की आपने बात की। जी। हर्षित राणा को इस साल उम्मीद थी कि इंडियन नेशनल टीम में मौका मिल सकता था वर्ल्ड कप में, आपके दिल में आया था? क्योंकि बॉलिंग तो अच्छी की थी आपने। सर बॉलिंग अच्छी की कौन नहीं सोचता सर, ऑब्वियस सी बात है, मैं तो सोचूंगा ही कि इंडिया कुछ के लिए खबरें खेले। सुनी थी कहीं से, क्योंकि बीच में चल रहा था कि हर्षित का सिलेक्शन हो सकता है परफॉर्मेंस वाइज। इस साल आप जो फास्ट बॉलर थे बुमराह के बाद, जी। उनमें आप थे जिन्होंने अच्छा किया था, आपने जी। हर्षल पटेल ने अच्छा किया था। हाँ मेरे पास मतलब काफ़ी लोगों के फ़ोन आए, बोल रहे थे कि हो सकता है, ध्यान रखियो। तो सर ठीक है, वो चीज़ अच्छी लगती है। ऑब्वियसली मेरे को तो सिर्फ इंडिया दिखता है, चाहे वो वर्ल्ड कप हो। ऑब्वियसली वर्ल्ड कप तो इतनी बड़ी चीज़ है कि मैं अपनी लाइफ में चाहूँगा कि मैं एक दिन इंडिया के लिए वर्ल्ड कप खेलूँ। वो अब हो या 2 साल बाद हो या 10 साल हालांकि बाद बीते हो, 3 साल से हर साल वर्ल्ड कप हो रहा है। तो कभी भी हो सर, मैं तो चाहूँगा सर खेलना। और मेरे को सिर्फ वो इंडिया जर्सी चाहिए सर, और कुछ नहीं चाहिए बट मुझे आपको ये लाइफ में। डिसअपॉइंट नहीं करता कि फाइनल मैच जो आईपीएल का था वो जी। केकेआर और एसआरएच का था, जी। और हमने एक स्टैट देखा कि केकेआर और एसआरएच से कोई भी प्लेयर इंडियन टीम में नहीं है जो टॉप 15 प्लेयर है, बैकअप में है। मेन टीम में 15 में से एक भी प्लेयर नहीं है। तो जो टीम फाइनल खेल रही है, क्या उसमें कोई डिजर्विंग प्लेयर नहीं था? ये थोड़ा सा आपको अजीब नहीं लगता? सर वो सिलेक्टर्स की कॉल है, अब उस पर तो मैं क्या बोल सकता हूँ। मतलब एक हमारा थॉट प्रोसेस ये था कि यार ये फाइनल खेल रहे हैं जी। और दोनों टीम टॉप की टीम थी। आई मीन बिल्कुल। केकेआर ने पूरे सीजन डोमिनेट किया था, बिल्कुल सर। एसआरएच ने भी डोमिनेट किया था, बट एक भी प्लेयर का ना देखना थोड़ा हैरान कर रहा था कि यार ये कैसे पॉसिबल। आई मीन जो बेस्ट टीम है होता है सर ऐसे, मतलब रिंकू भैया की थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी कि उनका नाम नहीं है, वो बैकअप प्लेयर्स में है। तो वो डिसअपॉइंटमेंट होती है, बट अब ठीक है, जो है सिलेक्टर्स की कॉल है, ये क्या जब कर रिंकू सकते हैं। वाला खबर आई कि जी। रिंकू का सिलेक्शन हुआ है बट नहीं हुआ, बिकॉज जी। उनके फादर का स्टेटमेंट आया कि बेटा हमारा थोड़ा टूट जी। गया है। जी। उसने कहा मैं जा तो रहा हूं जी। बट खेलूंगा नहीं। जी। रिंकू का क्या रिएक्शन था इसके बाद वर्ल्ड कप सीजन में? सर जब टीम अनाउंस हुई तो ऑब्वियसली थोड़े से वो निराश हुए थे। तो उन्होंने बोला कि भाई मेरा मतलब बहुत ज़्यादा दिल था कि मैं इंडिया के लिए वर्ल्ड कप खेलूं, बट मुझे खुशी भी है कि मैं साथ जा रहा हूँ। तो ऐसा इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड नहीं थे वो। हाँ थोड़ा सा तो ऑब्वियसली बंदा होता है ना सिलेक्शन हो तो, बट उन्होंने साथ के साथ ये चीज़ भी बोली कि मैं बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए कि मैं इंडिया के साथ वर्ल्ड कप स्क्वाड में जा रहा हूँ। एंड काफी दिल, मुझे जितना सुना वो काफी टीम वाले इंसान है हाँ रिंकू जी सिंह, बिल्कुल सर। काफी इन्वॉल्व रहते हाँ हैं लोगों जी। में। अच्छा, आपके एक और फ्रेंड है रियान पराग, जो आपके साथ गए थे एशियन गेम्स में, परफॉर्मेंस भी अच्छी जी। थी उनकी। उन्होंने आपको लेकर एक स्टेटमेंट दिया कि जी। हर्षित वो खिलाड़ी है जिससे मैं देख रहा हूँ इंडियन टीम में खेलते हुए, मैंने जितना खेला है, जितना उसका एटीट्यूड है, बिहेवियर है, जो उसकी भूख है, अगर वो चोटिल ना हुआ तो मैं उसे इंडियन टीम में देख रहा हूँ। जी। आप कैसे देख रहे हो रियान पराग को? इस साल तो बड़ा जबरदस्त खेला उन्होंने, और इस स्टेटमेंट को जो उन्होंने दी। सर रियान बिया के साथ मैं दिलीप ट्रॉफी खेला हूँ, दियोदर खेला हूँ और इंडिया ए खेला हूँ, एमर्जिंग एशिया कप। एज अ प्लेयर मतलब वो बहुत अच्छे हैं मेरे हिसाब से, कि उनके जो शॉट्स हैं, पिकअप शॉट्स जो इस साल उन्होंने आईपीएल में करके दिखाया है। आप रियान को कब से जानते हो? रियान को मैं रियान बिया को जानता हूँ, आप मैंने आपको बताया मैं 3 सीरीज खेला हूँ उनके साथ, ज़्यादा मतलब इस साल से या 2-3 महीने हो गए, 2-3 महीने मैंने उनके साथ साथ बिताए हैं। मतलब मैं इस साल से पहले से नहीं जानता था। Okay. मैंने उनको पहली बार देखा था जब मैं पहली बार रणजी ट्रॉफी खेला था, मेरा डेब्यू था असम में, तब उनको पहली बार देखा था। उसके बाद फिर मैं सीधा उनसे क्या नाम है दुलीप ट्रॉफी में मिला, तब मेरी उनके साथ बॉन्डिंग बनी बहुत अच्छी, 2-3 महीने हम साथ रहे। बट मेरे हिसाब से बहुत अच्छे पिकअप शॉट उन्होंने जो इस साल शॉट्स खेले हैं, स्पेशली फास्ट बॉलर्स के खिलाफ। तो मैंने मतलब जब मैं राजस्थान के खिलाफ मैच खेल रहा था तो मेरी प्लानिंग उनके से खिलाफ ये थी कि आई नॉट बॉल शॉर्ट बॉल टू हिम, कि मैंने उन्हें स्लो वन पे आउट किया था। तो मेरी प्लानिंग ये थी कि मैं उनको तेज नहीं फेंकूंगा, क्योंकि उन्होंने इतना ग्रूम किया है कि उन्हें तेज से फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने बहुत बड़े बड़े बॉलरों के खिलाफ शॉट्स खेले हैं, तो इन्होंने इस साल अच्छा किया, तो मेरे हिसाब से कि हाँ तो ये ऑब्वियसली। क्या चेंज होता है? क्योंकि रियान पराग को लेकर कमेंटेटर्स भी कहते थे कि राजस्थान का पॉलिसी है 5 बैट्समैन 5 बॉलर एक रियान पराग, ऐसे मीम्स बनते थे। बट जितने क्रिटिक्स थे वो इस साल फैन हो गए।
तो एक खिलाड़ी क्या ऐसा कर देता है कि वो इतना ऑर्डिनरी प्लेयर लग रहा था, उसको कोई सीरियसली नहीं रहता ना बैटिंग में ना बॉलिंग में, सडनली वो एक काफी हद तक परफेक्ट प्लेयर की लिस्ट में आने लगता है और मैच्योर इनिंग्स खेलता, अकेले मैचेस जिता रहा है, क्या बदल जाता है? सर ये चेंज कराती है मेहनत। जब मैं साउथ अफ्रीका से इंजर्ड होकर वापस आया, मैं गया एनसीए, ये भी एनसीए, तो अराउंड 2 से ढाई महीने हमने एनसीए में स्पेंड किए साथ में। तो वो जो पीरियड था ना, वो जो मतलब आप लगा लो मेहनत कह लो या फिर डिसिप्लिन, जो भी हमने वो 2 ढाई महीने आईपीएल से पहले हमारा बहुत, मतलब मैं कहूँगा बहुत अच्छा हुआ कि हम एनसीए गए। क्योंकि एनसीए के टाइम पे हमने साथ में ट्रेनिंग करी, साथ में नेट सेशंस किए, तो वो एक इतना चेंज कर देता है प्लेयर को। मैं अपनी बताऊं कि मेरे को बहुत हेल्प मिली कि मैंने 2.5 महीने सिर्फ अपनी चीज़ों पे फोकस किया कि मैं किस चीज़ में बेटर हो सकता हूँ। तो ऐसे ही वो बैट्समैन है तो उन्होंने अपनी चीज़ों पे फोकस किया। तो वो मेरे हिसाब से, आप मेहनत करते हो ना जब, और आप खुद में चेंजेस देखने लगते हो, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो रियान पराग को इस 2.5 महीनों में आपने इनकॉग्निटो मोड के बारे में नहीं बताया? क्या रिएक्शन था जब ये खबर आई आप लोग के पास? हंस रहा था सर मैं तो, ऑब्वियसली मैं तो हंसूंगा, मैंने फ़ोन भी किया उन्हें। उठाया था उन्होंने? हाँ हाँ, क्या उठाया था क्या सर। बोला आपने रियान पराग से, भाई क्या कर दिया? नहीं नहीं सर, ये नहीं बताऊंगा। बट ठीक है, हम हंस के टाल देते हैं सर ये सब चीज़ें। खिलाड़ी अंदर मस्ती कैसे करते? क्योंकि ये बहुत नॉर्मल चीज है, बट ये कैमरे पे आ गई। आई एम श्योर कि इस एज में सब करते, बट ये कैमरे पर आना एक बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट होता है जी। कि कैसे हो गया। मतलब क्या, कुछ कुछ तो बताओ ना, क्या आपने, आप लोग क्या, कैसे, क्या चला उस टाइम, क्या बात हुई आप लोगों ने? कुछ तो उन्होंने एक्सप्लेन किया होगा ना यार, क्योंकि देर सवेर ये सवाल उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। मैंने रियान का कमेंट सेक्शन खोला, पूरा वही भरा पड़ा। सर यही भरेगा और क्या भरेगा। कुछ नहीं सर, नॉर्मल बात हुई थी, मैंने कहा और बताओ भैया, उन्होंने बोला ठीक हो भाई, और कुछ बात नहीं हुई। हो सकता है जब मम्मी टूर पे आप लोग जा रहे हो साथ हाँ में। वहाँ होगी ज़रूर बात, अगर गए तो। वहाँ तो उनकी और मजाक करूँगा मैं। तो वहां सिखाओगे इनकॉग्निटो मोड क्या होता है? ऑब्वियसली। पहले तो बोलूँगा लाइव मत जाया करो। लाइव नहीं जाना आपको। ऊपर से बनियान पहन के। हाँ। इतने प्यारे प्यारे वीडियोस के राजस्थान रॉयल्स ने बनाए थे मॉम के साथ। हाँ इतनी इस साल पीआर बहुत अच्छा हुआ था उसका, हाँ, परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, बिल्कुल पीआर भी उतना ही तगड़ा था, बिल्कुल। जबरदस्त तरीके से। जी राजस्थान रॉयल्स का पीआर टीम तो वैसे भी उन्हें काफी प्रमोट करता है, जी इस साल तो और अच्छे से रहा। जी। लेकिन मैं कहता ना, सब कर करा के एक बड़ा अच्छा मीम चला था कि मुझे नहीं पता था भाई कि पूरे सीजन मेहनत करने के बाद, रन बनाने के बाद चर्चा मेरे वीडियो को लेकर होगी। हाँ जी, होता है सर ऐसे। तो टीम में कैसे मस्ती आप लोग भी करते हो अंदर, खुराफात ये सब? मस्ती तो सर हर जगह चलती है। और हम, क्या नाम है, सारे यंग है तो एक दूसरे की वैसे ही टांगे खींचते रहते हैं। पार्टी वार्टी, रसल का तो गाना है, सुना आपने गाना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। स्टार बन गया रसल अब, बॉलीवुड स्टार। इंडिया में कुछ तो अलग है, मुझे लगता है जितने फॉरेनर प्लेयर है सबको मजा आता है। डेविड वार्नर के बारे में चलता है कि आधार कार्ड दे दो इनको। होता है सबको सर। इंडिया इतना पसंद आता है फॉरेनर्स को क्योंकि यहाँ का कल्चर बहुत पसंद है फॉरेनर्स को, तो उन्हें अच्छा लगता है यहाँ पे रहना। जैसे आप जॉन्टी रोड्स को देखो, उन्होंने अपनी बेटी का बेटी का नाम नाम रख दिया। पीटरसन, मुझे लगता है कि आधे ट्वीट इंडिया के होते हैं। इटली की प्राइम मिनिस्टर आई थी, उनकी प्रोफाइल में चेक करता हूँ, इंडियन भरी पड़ी है। इंडिया से प्यार ही इतना है सर सबको। या पॉपुलेशन इतनी अच्छी कि फॉलोअर्स बहुत जल्दी बढ़ते हैं। नहीं नहीं, उन्हें कल्चर पसंद आता है ना यहाँ का, यहाँ के लोग प्यार बहुत करते हैं इसीलिए। ओके, जो जुर्माना लगा था, कई लोगों ने पूछा उसका पैसा आप दिए थे कि क्या दिया था? नहीं सर, जब मैं बैन हुआ और जब मेरे को फाइन लगा तो शाहरुख सर ने मुझे बोला था तू टेंशन मत ले, मैं दे दूंगा। अच्छा, रिंकू सिंह को लेके बहुत लोग कह रहे थे कि यार 50 लाख रुपए मिल रहे थे, जी एक खिलाड़ी 25 करोड़, एक आप सबको, तो ये चलता है मन में कई बार? नहीं सर, जेन्युइनली बता रहा हूँ, नहीं चलता। और ऐसी बात नहीं कि मैं कैमरा पे बोल रहा हूँ, ये चीज़ नहीं चलता सर। आईपीएल खेलना ही मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है सर। बट कंपेयर, जैसे आपको दिखता है कि स्टार जैसा प्लेयर 25 करोड़ रुपए, आप भी बॉलिंग कर रहे हो, आपके 20 लाख रुपए शायद थे अगर मैं गलत नहीं हूं तो सेम बॉलिंग आप कर रहे हो, फाइनल ओवर आप डाल रहे हो, ये आप भले ना करो, लेकिन बाहर कंपैरिजन बहुत चला था कि हर्षित ने लास्ट ओवर, या आपने कहा कि श्रेयस भाई मैं बॉलिंग करता हूं, मैं जिता देता हूं, और आपने जिता के दिया। सेम 20 लाख में, सेम 25 करोड़ में, यार शॉपिंग करते तो फर्क पड़ता होगा ना। आपको प्राइस टैग तो देखना पड़ता होगा ना उस टाइम। नहीं नहीं सर, ठीक है। या क्या लगता है कि अब ठीक है, अपना टाइम भी आएगा? हाँ जी सर, आएगा, जरूर आएगा।
रिंकू को लेके बहुत चल रहा था। रिंकू ने कहा कि इसमें स्टेटमेंट उनका था, बड़ा अच्छा था कि मेरे लिए 50 लाख ही बहुत है। बिल्कुल सर, मैंने इतना भी एक्सपेक्ट नहीं किया था लाइफ में, बिल्कुल। तो ठीक है ये। बट इस साल तो उम्मीद होगा ना आपको अपने आप से, उम्मीदें तो सर हैं, इस साल तो करोड़पति बनना है। जी सर। केकेआर ने रिटेन किया तो भी करोड़पति, बाहर गए तो भी करोड़पति। टच वुड सर, गॉड्स प्लान। किसने आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर किया इस साल? किस बॉलर ने, मैंने किसकी ग्रोथ ने कि यार ये इससे सीखने लायक है यार, इस क्या ग्रोथ कर दी इसने? सर मैं बॉलर नहीं बोलूँगा, हम्म। मुझे क्या नाम है, एज अ प्लेयर मैं आपको बताता हूँ, अभिषेक शर्मा, रियान पराग और नीतीश कुमार। नीतीश कुमार रेड्डी। हाँ जी, ये 3 प्लेयरों ने जो इवॉल्व किया अपने आप को, जो चेंज किया अपने आप को, और जो परफॉर्मेंसेस दी हैं, वो मेरे लिए बहुत अच्छी थी सर। हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं आपस में, बट मेरे को एज अ प्लेयर मैं आपको बताऊं कि अगर मैं दोस्त ना भी हूँ और मैं प्लेयर हूँ, तो इन्होंने जो चेंज किया है अपने अंदर और जो इन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं बहुत अच्छी हैं सर। मैंने पैट कमिंस का एक स्टेटमेंट सुना, आपकी बात से याद आ गया मुझे, कि अभिषेक शर्मा को गेंदबाजी करने स्कैरी, ये उनका स्टेटमेंट था। और जी। कमिंस आमतौर पर इंडियन बैट्समैन को बहुत लाइटली कई बार सोशल मीडिया वीडियोस में कहते हैं, जी बट ट्रेविस हेड के साथ वो कदम मिलाकर उनसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। जी ट्रेविस ने 18 पे मारा तो ही ट्राई कि मैं 15, 16, 17 पे मार दूं। जी। कैसे आप लोग अभिषेक को देख रहे हो इस साल? बिकॉज कुछ तो अलग था जो बिल्कुल सर। बहुत खतरनाक था। जैसे सबको पता है कि यूवी पाजी के साथ वो बहुत काम करता है, तो इस साल आईपीएल से पहले जैसे बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि मैं यूवी पाजी के साथ बहुत काम कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से जो उन्होंने काम किया है, जो यूवी पाजी ने उन्हें चीज़ें समझाई होंगी क्रिकेट को लेकर, तो वो उन्हें बहुत बेनिफिट दे रही हैं सर। और बैटिंग नो डाउट बहुत अच्छी करी उन्होंने इस साल। आप लोग को देख के डर लगता था हाँ सर, ऑब्वियसली यार? कि कहीं 6 में 110-20 ना लगा दें। हम लोग को तो ये चल क्या रहा है यार, ये हाँ, हाईलाइट, बिल्कुल सर हाईलाइट वाला सच गेम में खेला उन्होंने। जब उन्होंने 160 या 170 समथिंग चेज किए थे लखनऊ के खिलाफ, हाँ, 9 ओवर में कितने 9 रन ओवर बनाए में थे 9.2 समथिंग, भाई? 9.4 में। हाँ, कैसे सर, कैसे चेज हो सकता है? ऐसा लग रहा है वो स्टिक क्रिकेट चल रही है जो हम फोन में खेलते हैं। फटे फटे कहीं फटे। से मार रहे हैं, कहीं भी मार रहे हैं। स्पिनर्स को तो मजाक बना दिया था हाँ उसने। जी, बिल्कुल। ये बहुत बहुत स्केरी था ये। अच्छा, अभिषेक को कई लोग कह रहे थे कि यार इंडियन टीम में होना चाहिए था वर्ल्ड कप में। आपको भी लगता है कि यार देख सकते थे? हालांकि अब पिच देखकर तो लग रहा है कि अच्छा हुआ नहीं ले गए। नहीं सर, मतलब हम यंग प्लेयर्स को, मैं ये सोचता हूँ वर्ल्ड कप, क्या नाम है, हमारे सीनियर्स हैं जो होल्ड करते हैं इंडियन टीम, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उनसे ऊपर अपने आप को नहीं देख सकते, बट हम अपनी परफॉर्मेंस से तो ऑब्वियसली सोचते हैं कि हाँ हमें होना चाहिए। मन में लड्डू तो फूट होगा ना जिम्बाब्वे टूर को लेकर, कि नीली जर्सी बस इंतजार कर रही होगी। सर वो तो ड्रीम है सर, वो तो हमेशा ही रहता है, और इस साल तो और ज़्यादा क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी हुई है, तो मतलब थोड़ा है कि हाँ हो सकता है। बाकी देखो। कौन सा नंबर डिमांड करोगे? 22 सर, कोई खास वजह? डेट ऑफ बर्थ है सर मेरी, शुरू से यही नंबर है मेरा। आपके फादर ने काफी भूमिका निभाया आपके जी क्रिकेट को सर। लेकर, मुझे लगता है उनके बारे में बात करना चाहिए। शायद जिस दिन आप डेब्यू करोगे उस दिन ये वीडियो अलग से मैं काट के डाल दूंगा। बिल्कुल सर, डाल। क्या रोल आपके फादर का रहा? क्योंकि मैंने सुना कि उन्होंने अपनी लाइफ में काफी कॉम्प्रोमाइज किया, ब्रेक लिया, ताकि वो आपको खिला सके। जी सर, मैं एक ही बात बोलूँगा, मैंने आज तक नहीं बोली ये चीज़ कहीं, मैं आज जो हूँ अपने पापा की वजह से हूँ। अगर मेरे फादर मेरे पे इतना ध्यान नहीं देते ना, मैं आज कुछ भी नहीं होता। क्योंकि मैं वो बच्चा था जिसे ना पढ़ाई से मतलब, ठीक है घूमना फिरना बच्चों के साथ इधर ऐश करना, बचपन में गली में खेलना, ये सब सबको पसंद होता है, बट जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया तो मेरे पापा ने मेरे में 6 या 7 साल, अभी तक भी मैं बोल रहा हूँ कि आज भी मेरे पापा की इतनी इन्वॉल्वमेंट है कि मैं मैच में अगर जा रहा हूँ और मैं बस में हूँ, उतरने से पहले मेरे पापा से मेरी बात होती है। अगर मेरे पापा से मेरी ना बात हो तो मैं मैच नहीं खेल पाता। हर बार वीडियो कॉल होती है, हर बार मेरी उनसे बात होती है, हर बार वो मुझे समझाते हैं। हालांकि उन्हें क्रिकेट का कभी खेला नहीं है उन्होंने, बट वो जो चीज़ें समझाते हैं ना, मैं कह रहा हूँ हमेशा ठीक जाती है मेरे लिए। तो मैं यही बोलूँगा सर, उन्होंने जो 7-8 साल शुरू में मेरे में इन्वेस्ट किया है, उसकी वजह से मैं आज हूँ, वरना मैं कुछ नहीं होता आज। क्योंकि मैं जब शुरू में कुछ खेला भी नहीं था, तब भी वो मुझे इतना कॉन्फिडेंस देते थे कि तू कुछ करेगा लाइफ में, जबकि मैं कुछ भी नहीं था और मैं कुछ भी नहीं खेला था। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, मैं उनके बिना कुछ नहीं हूँ। ये इसलिए भी मैं चाहता हूँ आप बताओ, क्योंकि मैंने कई सारे लोगों का पॉडकास्ट किया, कई सारे क्रिकेटर्स से जुड़े लोगों का भी, कईयों की कहानी में आया कि फादर ने शुरू में बड़ी भूमिका निभाई, बट जब क्रिकेटर बने तो उनसे दूर हो गए।
फिर अपने स्टारडम में खो गए, और ऐसे कई खिलाड़ियों को मैं नाम नहीं लूंगा, जी बट मैं जानता हूँ जिनके ऊपर ये आरोप लगते हैं जी कि उन्होंने भूल गए। जी कितना रोल होता है मॉम डैड के सपनों का, और जब हम भी कहते हैं कि यार हमने किया अपने दम पे। जी सर, मतलब मेरे पापा, मैं बताया आपको, आज तक भी इतनी इन्वॉल्वमेंट है मेरे पापा की कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कब प्रैक्टिस करनी है, इतने बजे तुझे उठना है, इतने बजे तुझे बॉलिंग करनी है, अभी तुझे यहाँ जाना है, मैच में तुझे क्या करना है जाके, मैच तेरा क्यों अच्छा नहीं गया, क्यों बुरा गया, क्यों अच्छा गया, तूने क्या अच्छा किया। तो वो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे लिए प्लस पॉइंट है सर। कोचिज तो हैं ही, बट वो रात को कमरे में जाके एक बार जब पापा से बात होती है तो वो जो सुकून मिलता है ना, वो नहीं मिल सकता सर, कभी मेरे को नहीं मिल सकता किसी और से। गाली भी पड़ती हैं, गुस्सा भी करते हैं, अच्छा करता हूँ, हालांकि मेरे पापा जब मैं अच्छा करता हूँ ना मुझे कुछ नहीं बोलते, बस ये बताते हैं तूने आज ये ठीक किया, अगले मैच में सेम ध्यान रखियो, बस। बट जिस दिन मेरा बुरा जाता है, आदि तो मुझे ये रहता है कि अभी जाके पापा से गालियाँ सुननी है कि तूने आज ऐसा क्यों किया, ये तूने बुरा किया, फिर वो मुझे सुनाएंगे, चीज़ें समझाएंगे। बट वो एक मेरे को ये होता है कि हाँ भाई, पापा से जाके मुझे वो चीज़ सीखनी है, तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। मेरी मॉम का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है, बट मैं अपने डैड से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, हद से ज़्यादा। मतलब कुछ भी करने से पहले एक वो उनका रोल होता है लाइफ में कि मेरे डैड से पूछ लूँ मैं पहले मेरे को क्या करना मतलब लड़की भी वही फाइनल करेंगे? है। लड़की तो मम्मी करेगी सर, पापा नहीं करेंगे, लड़की मम्मी करेगी। तो डीएम में आना शुरू नहीं हुआ? अब तो काफी आया होगा यार इस बार। अभी जब वेंकी भैया की शादी हुई तब मेरे पास मैसेज आने लग गए थे कि तुम कब शादी कर रहे हो। मैंने कहा अभी तो मैं 22 साल का हूँ। गर्लफ्रेंड नहीं बनाई? नहीं नहीं सर, क्यों? क्रिकेट पे ध्यान है सर अभी। इंटरनेशनल खेलने के बाद? हाँ तब कईयों ने कहा सीधे एक्ट्रेस को डेट करेगा। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। पर्सनल लाइफ, एक क्रिकेटर के लिए सोशल मीडिया से दूरी या ये जो लव लाइफ से दूरी, जी ये कितनी इंपॉर्टेंस रखती है? क्योंकि कई लोग मानते हैं कि ये डिस्ट्रैक्शन की बड़ी वजह होती है। डू यू बिलीव, या अपना अपना हिसाब किताब है? सर, अब सबकी अपनी सोच है। मतलब मेरे लिए ऐसी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, बट अभी मेरे को क्रिकेट पे फोकस करना है। हालांकि एक अच्छी चीज होती है कि आपके साथ कोई लाइफ पार्टनर है आपके साथ। तो कोई अच्छा ही लगता है ऐसे, मतलब फील्डिंग कर रहे हो बाउंड्री लाइन पे, हाँ सर, किसी अच्छा ने लगता कहा है। हर्षद क्यूट लग रहे हो, पीछे पलट के देखा कौन बोल रहा था, या मैच के बाद का रुके रुके रहना मैं आता हूँ। नहीं नहीं सर, हुए हैं ऐसे इंसिडेंट, बट मैं कभी गया नहीं। या किसी फैन ने बाद में फोटो खिंचवाई और तुमने कहा यार टैग टैग जरूर करना है मुझे? नहीं नहीं सर, मैंने नहीं बोला कभी। वो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं वो तो रिस्पॉन्ड करते हो फैंस को? हाँ सर, जो अच्छे होते हैं डीएम खेलते हो? अच्छे 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 इन द सेंस जो मुझे अच्छा बोलते हैं। जो अच्छी लड़कियां लगती होंगी। लड़कियों की बात नहीं कर रहा सर, मैं फैंस की बात कर रहा हूँ। जो मुझे अच्छा बोलते हैं। हाँ। कि मतलब जो ऑब्वियस ही बात है, अगर कोई मुझे उल्टा बोलेगा या लेट डाउन फील कराएगा उसको, वो मैं तो नहीं- आरसीबी वालों का है, होगा ना, उसमें तो ऑफ करना पड़ा होगा। ऐसा नहीं है सर कुछ। ठीक है, आप आरसीबी ट्रॉफी क्यों नहीं जीती यार आज तक, क्या लगता है? मोस्ट तुम लोग बहुत काटते हो केकेआर वाले। उनकी किस्मत खराब है सर। क्रिकेट तो वो बहुत अच्छा खेलते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जेन्युइनली किस्मत खराब है, वरना क्रिकेट तो बहुत अच्छा खेलते हैं मेरे हिसाब से। कई लोग कहते हैं टीम सिलेक्शन में हार जाते हैं। जैसे केकेआर की टीम थी, 11 के 11 लगते थे जी कि यार कोई ना कोई तो जिता देगा। फिल शॉट नहीं चला तो नरेन मार देगा, नरेन नहीं चला तो वेंकटेश मार देगा, नहीं तो श्रेयस मार देगा, नीतीश मार देगा, रिंकू मार देगा, इनमें से भी कोई नहीं चला तो आखिर में रसल तो बैठा ही है, जी वो कर देगा, कोई ना कोई मार देगा। जी उनके लोग टीम सिलेक्शन पे कहते हैं। सर, मतलब यही वही हैदराबाद वाली सिचुएशन की टॉप 3 जो है उनके, चल गए top तो 4 चांद तक, नहीं तो शाम हाँ, तक। मतलब हाँ हाँ, मेरे को गालियाँ बढ़ाओगे आज कमेंट सेक्शन में। अगर ऐसी कोई क्लिप वायरल मत कर देना। अच्छा ठीक है, रोहित शर्मा विराट कोहली, ये सवाल सबसे पूछा आता है। आप एक बॉलर हो, बॉलिंग करना किससे ज्यादा टफ लगा? विराट भी है सर। क्यों? क्योंकि वो, मतलब मैंने बोला अभी पहले, वो गेम को बहुत ज़्यादा समझते हैं, इतना डीप ले जाते हैं, मतलब उन्हें बनाना आता है गेम। जैसे ऐसे ही उन्हें चेज मास्टर नहीं बोला जाता सर। तो इसीलिए चेज भी हटा दो, अगर वो शुरू में भी बैटिंग कर रहे हैं तो बहुत बनाते हैं वो गेम को। तो उनकी विकेट लेना शुरू में इज़ लाइक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। अगर नहीं होते वो पावर प्ले में आउट तो गेम बनाते रहते हैं, खेलते रहते हैं पूरा। तो इसीलिए सर विराट की खासियत है, हाँ जी, वो नए लड़कों को जल्दी विकेट दे देते हैं। जब तक आपका नाम, जब आप बहुत पीक पे आते हो आपको विकेट नहीं देते हैं। आप कहीं भी देख लेना, इंटरनेशनल क्रिकेट में या डोमेस्टिक में, अगर नया लड़का है तो हम मान के जाते हैं कि विराट कोहली इसको आउट हो जाएगा, और वो हर बार होता है। रोहित शर्मा में क्या स्पेशल है? सर उनके पास बैटिंग में इतना टाइम है कि
हमें ऐसा लगता है उनको पेस से तो कोई वर्ल्ड में बीट नहीं कर सकता उन्हें पेस से। शतक मारा था। कोई बीट ही नहीं कर सकता सर पेस से, कि फास्ट बॉलर को अगर फास्ट बॉलर के मन में ये आ जाए कि मैं इसे पेस से बीट नहीं कर सकता तो एक बैकफुट पे हो जाता है फिर भी बॉलर। तो उनके पास बहुत टाइम है बैटिंग में, तो वो एक बहुत स्पेशल क्वालिटी है सर उनकी। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द मैन, द मिथ, द माही, क्या एक्सपीरियंस रहा धोनी के सामने खेलने का? क्योंकि मैंने सुयश से जब ये सवाल पूछा था तो उसने कहा कि ऐसा लगता था कि भगवान आ गए, पूरा स्टेडियम पर्पल की जगह येलो हो जाया करता था और सबका फैन बेस सीधे ट्रांसफर होता था। बाकी सब में मिक्सचर होते थे कि एमआई आई तो आधे आधे हैं, आरसीबी आई तो आधे आधे हैं, बट धोनी के आते ही सब एक तरफ। सर मुझे ऐसा लगता है कि उनका हर ग्राउंड होम ग्राउंड है, वो कहीं भी चले जाएं सिर्फ येलो दिखता है सर। आप चेन्नई में खेल रहे हो या कहीं भी खेल रहे हो, आपको अगर किसी और का होम ग्राउंड है, मान लो केकेआर का होम ग्राउंड है, वहाँ भी आपको 70 to 80% येलो फ्लैग्स दिखेंगे सर। इतना ज़्यादा क्रेज़ है उनका, मतलब वो जब ग्राउंड में आते ना जेन्युइनली कान फटने लग जाते हैं सर, इतना लाउड होता है क्राउड। कान फटने लग जाते हाँ जी, इतना लाउड होता है सर क्राउड। तो बहुत लाउड होता है सर, ऐसा जेन्युइनली लगता है ये बात कि भाई पता नहीं कौन आ गया। मैंने एक ऑप्शन दिया गया था जिसमें था कि विराट कोहली कवर ड्राइव, रोहित शर्मा का पुल शॉट, या एमएस धोनी की वो वॉक जब वो मैदान के अंदर आते हैं। जी और ज्यादातर लोगों ने वोट दिया कि उन्हें ज्यादा मजा आता है धोनी की उस वॉक को देखने, जब आवाज शुरू होती धोनी माही माही। बिल्कुल सर। आपने वो फील किया था जब हाँ सर, वॉक मैं करके पिछले साल जब मैच खेल रहा था हम्म सीएसके के खिलाफ, तो मैं पॉइंट पे खड़ा था हम्म पीछे बाउंड्री लाइन पे। तो वो बैटिंग करने आए, मतलब आप यहाँ खड़े हो, यहाँ से इतनी दूर भी आप नहीं किसी को सुना देते, इतनी तेज आवाज़ होती है ग्राउंड में। कुछ वो सीटी लेके बैठते हैं चेन्नई के ग्राउंड में, और फ्लैग्स येलो, ड्रेस येलो, और इतना तेज चिल्लाते हैं सर कि आप नहीं सुन सकते, इतना तेज चिल्लाते हैं। आपको ऐसे करना पड़ेगा, जैसे अभी एक वीडियो वायरल हुई थी रसल की। हाँ हाँ, बहुत तेज सर, बहुत लाउड होता है। और जब तक वो रहेंगे ना ग्राउंड में तब तक उतना ही लाउड रहेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वॉकिंग पे लाउड है, जब तक वो क्रीज पे रहेंगे और बैटिंग कर रहे होंगे वो लाउडनेस बढ़ती जाती है सर। आई थिंक वो इकलौते प्लेयर है जिनकी टीम के प्लेयर को आउट होने का लोग मनाते हाँ हैं जी, कि भाई शिवम दुबे अब तू आउट हो जा, हाँ जडेजा तू आउट हो जा। बिल्कुल सर, वो बिल्कुल। और मेरे को तो लगता है कई बार दुबे जडेजा खुद ही मार के आते हैं कि भाई बस करो यार, अपनी टीम उल्टा कह रही कि आउट हो जाओ। अभी एक इंसिडेंट हुआ था ना, हमारा मैच था सीएसके के खिलाफ जो हम हारे थे। तो जब कौन आउट हुआ था, शायद कोई आउट हुआ, तो अगला तो जडेजा भैया ने पैड कर रखे थे और माही भैया तो अंदर रहते ही हैं, वो बाहर नहीं आते। अगर वो बाहर आ गए तो मैच नहीं हो सकता, इतना लाउड हो जाएगा स्टेडियम। वो इसीलिए अंदर रहते हैं कि लोग थोड़े शांत रहें। वो कैमरामैन में भी आपने एक वीडियो देखी, वो कैमरामैन उन्हें दिखा रहा है बार बार, तो उन्होंने यूँ कर दिया था और वो नीचे हो गए थे। तो वो इसीलिए कि उन्हें ना दिखाए टीवी पे ताकि मैच हो सके, वरना मैच डिस्ट्रैक्शन होता होगा। बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी क्या नाम है, कोई आउट हुआ, बहुत कम रन चाहिए थे सीएसके को, 6 या 7 रन ही चाहिए थे। तो जडेजा भैया ने ऐसे वॉक ली, क्राउड छेड़ा था जो क्राउड शांत, और जैसे ही वो वापस गए और माही भैया बाहर आए, क्राउड एकदम से ऊपर। बहुत ज़्यादा सर। तो एज अ क्रिकेटर भी वो फैन मूवमेंट होता होगा आप लोग का? बिल्कुल सर। कि आपको लगता हो कि यार हम भी बस फैन बन गए। हाँ, उनको देखना और उनके साथ खेलना, उनको इतनी पास से देखना बहुत बड़ी बात है सर। सुपर सुपर। इस साल आईपीएल बैटिंग को लेकर था, लोगों ने कहा कि डेड पिच है, कई सारे पिचेस, पंजाब वाली पिच, सीमेंटेड पिच लोग कह रहे थे, लोगों ने कहा कि हाईवे पे खिलवा रहे हैं, सड़क पे खिलवा रहे हैं। आपको लगता है कि एक बॉलर के तौर पर ये डिसअपॉइंटिंग है कि यार मतलब 10 की इकॉनमी तो नॉर्मल हो गई है कि 10 जा रहे हो तो इसमें आप अच्छे बॉलर हो। बहुत डिफिकल्ट था सर इस साल आईपीएल में बॉलिंग करना, क्योंकि एक तो इम्पैक्ट प्लेयर, आपके पास ऑप्शन ही इतने ज़्यादा है बैट्समैन की कि जो भी आ रहा है सीधा स्टार्ट से मारना शुरू कर रहा है। तो अगर इम्पैक्ट प्लेयर ना हो तो आपके पास 6 बैट्समैन 5 बॉलर होंगे, तो ऐसा होगा कि हाँ भाई 6 बैट्समैन। अब इम्पैक्ट प्लेयर आने के बाद ऑलराउंडर ही ख़त्म हो गए हैं, सिर्फ बैट्समैन ही बैट्समैन भरते रहते हैं। तो वो बहुत मतलब ऐसे होता है कि भाई एक इसको आउट किया, अब इनको भी आउट करना, अब इम्पैक्ट प्लेयर में भी कोई आ जाएगा, अब उसको भी आउट करना, और ऊपर से विकटें ऐसी, तो बहुत डिफिकल्ट था सर। तो आपको लगता है कि बॉलर्स के लिए क्रिकेट में ऑप्शन अब कम हो गया है, जी आईपीएल में स्पेशली? जी सर, मेरे हिसाब से कम हो गया सर। बाउंड्री इतनी छोटी होती है, विकेट फ्लैट, इम्पैक्ट प्लेयर सर तो है ही। बैट्समैन का आईपीएल है जी और फिर आप यूएस में देखते हो तो वहां 100 रन बनाने में हारा टाइट होता है। हाँ, तो वहाँ विकटें अच्छी है ना सर बॉलरों के लिए। कई बार लगता नहीं कि यार एक सीजन सर आईपीएल अमेरिका में करवा दो, हमारे लिए तो अच्छा होगा सर। 35-40 विकेट तो आराम से कहीं नहीं गए, फिर हम बताएंगे इकॉनमी क्या होती है। हाँ जी।
बट इज इट गुड? इम्पैक्ट प्लेयर ये अच्छा है या आपको लगता है कि नहीं रिव्यू करना चाहिए? नहीं सर, मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि बता तो रहा हूँ सर, हमारे लिए बहुत ऑप्शन कम हो गया। हमें ऐसा लगता है कि अब इनको भी आउट करना, अब एक और बैट्समैन आ जाएगा, एक से एक बड़ा बैट्समैन इम्पैक्ट प्लेयर में आ रहा है। मतलब इसको लेकर दो दो पार्ट आए थे। एक पार्ट सहवाग जैसे खिलाड़ियों का था जी जिन्होंने कहा कि इम्पैक्ट प्लेयर का फायदा ये है कि शशांक सिंह, आशुतोष शर्मा जैसे खिलाड़ियों को हमने देखा जो नहीं दिखाई पड़ता, और अगर जी इंडियन प्लेयर्स को फायदा हो रहा है कि एक्स्ट्रा प्लेयर अपना टैलेंट दिखा सकता है तो इट्स गुड। जी रमनदीप कई बार हमने जी ये बहुत सारे हर टीम में कोई प्लेयर आपको मिल रहे थे। एक ऑप्शन था कि यार इसका नुकसान ही हो रहा है कि वॉशिंगटन सुंदर जैसे प्लेयर या शिवम दुबे जैसे प्लेयर, इनको बॉलिंग करने का मौका नहीं मिल रहा। जी तो जो आपके ऑलराउंडर्स थे, या तो वो टॉप क्वालिटी ऑलराउंडर हो, जो टॉप से थोड़ा भी नीचे है, वो उनके लिए जगह खत्म हो गई। बिल्कुल सर, उनके लिए जगह खत्म हो जाती है। तो इज इट गुड और बैड? अगेन दोनों क्राइटेरिया सोचते हुए कि मौका भी मिल रहा है बट जा भी रहा है, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर इसीलिए नहीं गए यूएस से क्योंकि वो खेल ही नहीं रहे थे। जी रोहित शर्मा ने 3-4 बार उनका नाम लिया कि मुझे एक ऑफ स्पिनर चाहिए था, बट हमने खेलते देखा ही नहीं, सारे खिला ही नहीं रहा था। जी सर, वही मेरे हिसाब से तो मुझे अच्छा नहीं लगता सर इम्पैक्ट प्लेयर। तो पिटाई आती है। हाँ हर्षद बैटिंग अच्छी करते हैं, आपने फर्स्ट क्लास में 100 मारा है। लोग कहते हैं कि हर फास्ट बॉलर में एक बैट्समैन होता है। हर बॉलर में होता है सर, फास्ट बॉलर नहीं, स्पिनर में भी होता है, और फास्ट बॉलर को तो अलग ही क्रेज होता है नहीं, बैटिंग वो तो करने एक तो चहल वाला होता है कि कॉन्फिडेंस बहुत हाई है कि बटलर का बैट ले लिया हेलमेट लगा के। एक जेन्युइन वाला हो, जैसे हमने उमेश यादव को देखा लंबे लंबे फेंटे मारते, बुमराह आजकल मार रहे हैं, शमी भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि आपको अपने आप को थोड़ा सा और बैटिंग पे ध्यान देना चाहिए? आपने नीतीश का नाम लिया था, जी नीतीश को काफी लोगों ने सीरियसली देखा हार्दिक के बाद एक नेक्स्ट ऑलराउंड जेन्युइन ऑलराउंडर के तौर पर। बैटिंग पे ध्यान देता हूँ सर, मैं नेट्स में करता हूँ, पर मेरी बैटिंग ही नहीं आई आईपीएल में इस साल। फर्स्ट क्लास में फर्स्ट क्लास में तो रन है सर, आप मेरे देख और लो। मौके आपको लगता है कि आप ग्रूम करोगे? हाँ जी सर, क्योंकि for sure। अगर मैं देखूं अभी, जैसे अभी हम वर्ल्ड कप टीम में देखे तो जायसवाल को टीम में सिर्फ इसलिए नहीं खिलाया जा रहा, जितना मेरा अपना एनालाइज तजुर्बा है, कि वो बॉलिंग नहीं करे, जबकि वो बॉलर है, बॉलिंग करते हैं। या रिंकू की जगह इसलिए नहीं बनी क्योंकि वो एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं दे रहे। जी आप चाह रहे हो कि 8 प्लेयर वो खेले जो बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर विराट कोहली, रोहित शर्मा जो आप लेजेंड हैं, उनके अलावा, जी या सूर्य कुमार यादव जो नंबर 1 T20 प्लेयर है। जी बाकी सब में वो बैटिंग बॉलिंग ऑप्शन देख रहे हैं, इस वजह से खिला रहे हैं। तो आपको लगता है नहीं कि क्रिकेट इतनी कॉम्पिटिटिव हो रही है कि एज अ बैट्समैन भी और ग्रूम करना चाहिए? बिल्कुल सर, ऑलराउंडर मेरे हिसाब से थोड़ी जल्दी जगह बनती है, क्योंकि ऑप्शन मिलता है कि भाई बैटिंग भी करके देगा और बॉलिंग भी करके देगा। तो मैं और फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर इंडिया के पास है नहीं, जी इवन वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत कम है। आपको 5-6 खिलाड़ी याद आते हैं, मुझे मिचेल मार्श याद आते हैं, एक जमाने में शेन वॉटसन मुझे बड़ा नाम था, जैक कालिस था, और आप बड़े खिलाड़ी सोचो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। हाँ, बेन स्टोक्स, जी वो भी आधे टाइम चोटिल रहते हैं। ओके, धोनी हो गया, इम्पैक्ट प्लेयर हो गया। गंभीर इस साल कहा जा रहा है कि इंडियन टीम कोच बन जाएंगे, दिल टूटेगा? ऑब्वियसली सर, केकेआर में नहीं होंगे और मैं तो तुम्हारी इंडियन टीम में तो मिलेंगे ना तुम्हें। बट सर उनका तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जहाँ भी खेल रहा हूँ होना चाहिए उन्हें। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को वो औरत चाहिए, मेरे दिल्ली को वाली वाइब अच्छी मैच हो गई बहुत हमको लग अच्छी रहा है। सर। ठीक है, केकेआर को लेकर कुछ सवाल हमारे पास थे, आपको एक नाम लेना है, सिर्फ एक नाम। जी केकेआर की टीम में सबसे इनोसेंट कौन है? इनोसेंट कोई है भी? इनोसेंट सर वो था हमारा, मतलब क्या नाम है ये, एएम गजनफर, वो ओके, अफगानिस्तान वाला प्लेयर, बहुत शांत रहता था सर वो। मेरे को रमनदीप भी नहीं सर, रमनदीप तो कोई चांस ही नहीं। सबसे बड़ा पार्टीबाज? एक तो ले ही नहीं सकता सर इसमें नाम, कोई चांस नहीं है एक तो इसमें। चलो 2-3 ले लो। कौन ऐसा जो घर ही नहीं लौटता रात को? नहीं सर, वापस तो सब लौट जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट जिनको पार्टी करना पसंद है, मैं, रमनदीप, सुयश और नीतीश भैया। और इसमें रसल का नाम नहीं लिया तुमने? वो तो मैं इंडियन बता रहा हूँ सर, उनकी तो पार्टी की तस्वीर हमने देखी है। उनकी तो अलग ही होती है सर, वो तो हमसे भी ज़्यादा करते हैं। सबसे लेट लतीफ कौन है केकेआर में? मैं पिछले साल बहुत लेट हुआ था सर मैं। तो इस साल तुम्हारे यहाँ कोई नियम नहीं बनाएंगे इस क्या? साल नहीं हुआ सर मैं लेट एक बार। एमआई में तो हमने देखा कि वो एक ड्रेस, सुपरमैन वाली ड्रेस बना रही थी कि लेट हो रहे हो तो सुपरमैन में घूमते रहोगे एयरपोर्ट इस साल कोई लेट ही नहीं हुआ सर। पे। गंभीर का डर। हाँ लगा लो। सबसे बड़ा फ्लर्ट कौन है? फ्लर्ट जिसने किसी फीमेल फैन को देखा, थोड़ा शो ऑफ करना शुरू किया कि हाँ। सुयश।
सुयश के बाल क्यों कटवा दिए तुम लोगों ने? हम बैठे हुए थे रूम में जब क्या नाम है हेयर ड्रेसर आया था, तो हमने बोला कि कर ले कुछ। वो कह रहा था काफ़ी दिन से, यार मेरे को ना कुछ चेंज करना है। तो मैंने कहा कटवा दे छोटे। तो उसने कटवाया, फिर हमने उसकी 10 दिन एस्थेसी करी कि अच्छे नहीं लग रहे यार, बट अच्छे लग रहे हैं बहुत। ओके, सबसे ज्यादा फीमेल फैन बेस किसकी है? फीमेल फैन बेस, मतलब लड़कियां सबसे ज्यादा पीछे किसके आती हैं क्या पर? अगर 6 खड़े हो तो अब किसका नाम लो सर? जिसके पीछे लड़की आती हो। श्रेयस भैया। सबसे अच्छा डांसर कौन है? डांसर तो सर हम चारों ही हैं, नीतीश भैया नहीं, मैं और सुयश। रिंकू भैया 3, रिंकू भैया भी बहुत अच्छा नाचते हैं। रिंकू डांस देखे हाँ। तो वही तो कह रहा हूँ, बहुत अच्छा नाचते हैं। सुयश तो गाना भी गाता है। हाँ बहुत अच्छा गाता है सर। हाँ, उसे लगता है वो अरिजीत सिंह है। नहीं अच्छा गाता है सर। मैंने सच में। गवाए, मैंने 6-7 गाने हाँ, गवाए देखा थे। है मैंने, देखा है। मैंने 6-7 गाने गवाए थे। सबसे बड़ा आलसी कौन है? आलसी, वसीम अकरम ने कभी सुनील नरेन ने कहा था कि सुनील नरेन एक ऐसे प्लेयर है जो कभी ब्रेकफास्ट करते आप उनको जीवन देखोगे नहीं। सर हाँ, मैंने मतलब ना उनको कभी जिम में देखा ना ब्रेकफास्ट टेबल पे, तो मैं ही नहीं जाता मैंने तो वैसे ही नहीं देखा, तो कह सकते हैं सबसे बड़ा आलसी कौन है? आलसी नारायण को ही ले लो सर, सही कह रहे हो आप। मैंने कभी उन्हें जिम में ही नहीं देखा आज तक, मतलब 3 साल हो गए मुझे, क्या कह रहा हूँ, मैंने कभी जिम में नहीं देखा उन्हें। सबसे ज्यादा फोन पे कौन लगा रहता है दिन भर? हाँ बाबू हाँ। रमनदीप एंड सुयश। सबसे बड़ा बहानेबाज? बहानेबाज मैं और सुयश दोनों। कैसे बहाने मारते हो? जो भी आ जाए सर, जो भी समझ में आ जाए। अब वो डिपेंड करता है सिचुएशन। नहीं वैसे वाले बहाने, कैच आया गिर गया, आंखों में लाइट आ रही थी, ओ वो या बॉल। वो तो सुयश है सर, वो मैं नहीं हूँ, वो तो सुयश। मुझे लगा आप वैसे यूजुअली बहानों की बात कर रहे हो, अगर आप क्रिकेट की बात करते हो तो सुयश। सबसे ज्यादा गर्लफ्रेंड किसकी है? स्किप स्किप कर दो सर इसे तो। ओके, कोई एक और टैलेंट जो तुम्हारे अंदर हो जो किसी को पता ना हो? ऐसे तो बहुत सारे हैं सर। डांस कह लो सर, किसी को पता नहीं है। मतलब हम प्राइवेट पार्टीज में डांस करते हैं, जो हमारी क्या नाम है, शाहरुख सर के साथ होती है। कैसी होती है प्राइवेट पार्टी शाहरुख सर के साथ? बहुत अच्छी होती है सर, मजा आता है। क्या वो होता है डांस उसमें? करते हैं, शाहरुख सर खुद साथ में डांस करते हैं, तो इससे बड़ा मोमेंट क्या होगा सर। शाहरुख खान के आने से क्या फर्क पड़ता है? एक तो प्रोफाइल पे फोटोज पे लाइक्स ज्यादा बढ़ते होंगे। जब उन्होंने मेरे साथ क्या नाम है, हमारी पूरी टीम के साथ वो फ्लाइंग किस वाली फोटो डाली थी, तो पूरा एंगेजमेंट हो गई थी मेरे। तुम्हारे मन में क्या चलता है फ्लाइंग किस, जब शाहरुख खान ने सबको फ्लाइंग किस करवा दी? नहीं, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था सर जब मैं बैन हुआ था हम्म। कि तू टेंशन मत ले, अगर हम ट्रॉफी जीते तो तेरे साथ ये वाला मैं करूँगा और फोटो डालूंगा। तो उन्होंने वो अपना प्रॉमिस पूरा किया। सुपर्ब सुपर्ब। केकेआर से शाहरुख खान, यहाँ पे गौतम गंभीर। चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कुछ बॉलर्स के नाम लूंगा मैं, तुमको बताना है इनमें से सबसे बेहतर कौन है। नए से शुरुआत करें पुराने शुरुआत करें? जैसा आप कमेंट करें सर। क्रिकेट तुम देखते थे पहले से? पहले इतना नहीं देखता था सर, मैं आईपीएल खेलने से पहले। नए की बात कर लो। चलो, वैभव या फिर सुयश? सर फास्ट बॉलर और स्पिनर चलो, बिल्कुल ही अलग वैभव कर या दिया। रसल? वैभव। वैभव रसल के ऊपर, ग्रेट। रसल या फिर स्टार्क? स्टार्क सर। इंडिया में सिराज, अर्शदीप अभी खेलने गए हैं। सिराज भैया। सिराज या बुमराह? बुमराह भैया। वाई बुमराह स्पेशल? क्योंकि पुराने का नाम मैं इसलिए नहीं रहा बिकॉज तुम क्रिकेट देखते कम थे। क्योंकि सर उनके पास इतने ऑप्शन है, उनकी यॉर्कर इतनी अच्छी है, उनकी स्लो रन इतनी अच्छी है। मैं जब भी उनसे बात करता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि उनकी गेम सेंस या गेम रीडिंग इतनी अच्छी है ना कि वो फट से रीड कर लेते हैं कि इस विकेट पे क्या अच्छा रहेगा। यॉर्कर तो चलो हर विकेट पे अच्छी है, बट स्लो रन इस विकेट पे अच्छी होगी या नहीं होगी। तो उन्होंने मुझे ये चीज़ें सिखाई हैं कि जितना जल्दी हो सके रीड कर लिया अगर विकेट कैसी है, उसके हिसाब से बॉलिंग किया अगर। तो इसीलिए मुझे वो वन ऑफ द बेस्ट लगते हैं सर। इस साल आईपीएल में आपको क्या लगता है, आपके अलावा और कौन सा बॉलर था जो अनकैप्ड है, जो आपको लगता है कि आगे वाले टाइम में इंडियन टीम में दिख सकता है? अनकैप्ड में सर मुझे एक तो वैभव बहुत अच्छा किया सर। नई बॉल से हमेशा हमें विकेटें निकाल के देते हैं। ऐसा नहीं है कि केकेआर से खेल रहे इसलिए बोल रहा हूँ, बट न्यू बॉल से जितनी बार उन्हें जो भी वो रोल दिया गया उन्होंने वो पूरा किया है, वैभव। और एंड में अगर आप देखो तो राशिक सलाम ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है जो लास्ट के मैचेस उन्होंने किए। और मेरे हिसाब से तुषार देशपांडे, उन्होंने भी अच्छी करी है। तुषार के बारे में अक्सर एक मीम आता है कि जिस दिन उनका दिन होता है वो मैगरात होता है। ये तो है सर। मतलब जब उन्होंने एक सीज़न पर्पल कैप ली थी तब मुझे बहुत अच्छा उनका वो सीज़न लगा था सर। ओके, और ये मोहसिन और ये जो यश
क्योंकि सर मोहसिन भी अब इतने मैचेस नहीं खेले, पूरे मैचेस नहीं खेले। हाँ जी, यश दयाल का मैं नाम भूल गया सर। यश ठाकुर भी। हाँ, यश ठाकुर। बट फॉर मी यश दयाल ज़्यादा बेटर लगते हैं मुझे, क्योंकि उनके पास उनकी रिस्ट पोजीशन के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि रीड करना मुश्किल है। धोनी का सपना इस साल तोड़ा यश दयाल नहीं सर, वो तो बहुत अच्छा कमबैक किया। क्या था वो रिंकू वाला इंसिडेंट याद है? 5 छक्के जी, पड़े थे। जी क्या हुआ था उस दिन? सर, मैं तो खेल नहीं रहा था वो मैच, हम ऊपर बैठे हुए थे। मतलब अहमदाबाद स्टेडियम बहुत बड़ा है, तो सीढ़ियों से मतलब थोड़े बंदे नीचे बैठे थे और वो ऊपर मैसेज पहुंचा रहे थे जो भी सामान नीचे लेके आना। तो हम, मैं और पता नहीं कौन बैठा था ऊपर, हम ऊपर बैठे थे, हम ऊपर से नीचे लेके जा रहे थे सामान। तो आखिरी ओवर में 29 रन चाहिए थे, कितने? 30 या 31 रन? नहीं, 30 रन, 30 रन चाहिए 30 थे। रन चाहिए थे शायद, हाँ 30 रन। तो पहली बॉल पे उमेश भाई ने सिंगल दिया, 5 बॉल पे 29 रह गए। पहली बॉल छक्का लगा, चलो लग जाता है, सबको ऐसे ही लगा चलो लग जाता है। दूसरी बॉल छक्का लगा, सबको ऐसा लगा चल 2 लग गए, 3 पे 3 थोड़ी मार देंगे। सब जेन्युइनली बता रहा हूँ, सबको वो खुद बोलते हैं कि उनको खुद वो फीलिंग नहीं थी कि 3 पे 3 लग जाएंगे। फिर जब तीसरा छक्का लगा, तब सबको यूँ हुआ कि हाँ भाई अब लग सकते हैं 2 पे 2। हम भाग के तब नीचे गए, हम ग्राउंड में खड़े हुए। मतलब नेक्स्ट लेवल वाइब थी उस टाइम पे। चौथी बॉल पे छक्का लगा। 5वीं बॉल तक हमें ये था कि यार एक शॉट तो मिस हो ही जाता है, एक ना एक बॉल तो बंदा अच्छी फेंक ही देता है, कोई ना कोई शॉट मिस हो जाता है, मिस टाइम हो जाए। बट जब 5वां छक्का लगा, मतलब कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता कि जब 5 छक्के चाहिए तब 5 छक्के लग गए। द बिगेस्ट स्टोरी ऑफ आईपीएल 2023, बिल्कुल सर, राइज ऑफ रिंकू सिंह। बिल्कुल सर। मेरे को हमेशा लगता है कि रिंकू सिंह के राइज ने उन खिलाड़ियों को जिनका नाम नहीं था या जो छोटे शहर से थे या जिनका बैकग्राउंड कमजोर था, उन्हें सपने देखने की हिम्मत दिखा दी कि अगर रिंकू कर ले गया हम भी कर लेंगे, अगर हम लगे हाँ, रहे कह तो हम सकते हैं सर, कर लेंगे। कह सकते हैं। उसके बाद यश दयाल ने कमबैक किया। जी, उस टाइम खबर आई कि यश दयाल की तबीयत खराब हो गई, 15 किलो वेट चला हाँ गया। जी, उनको बुखार हो गया था। हार्दिक का स्टेटमेंट था कि जी, 10-15 किलो वेट चला गया है एंड ही इज नॉट फिजिकली एंड मेंटली फिट टू जी, बॉल। हालांकि उस उनके जाने से मोहित शर्मा की एंट्री हो गई थी और जी, फिर वो भी एक सक्सेस की कहानी है हाँ, कि नेट बॉलर कैसे इतना बड़ा बॉलर बिल्कुल, बन गया। और बिल्कुल। मेरे लिए मोहित शर्मा उस साल पर्पल कैप थे क्योंकि शमी से 3 मैच कम खेले थे, विकेट सिर्फ 1 कम था। जी, तो मेरे लिए उस साल की दूसरी सबसे बड़ी स्टोरी मोहित शर्मा की थी। बट फिर यश दयाल का ये साल कम बैक। इस साल उनके फादर ने भी कहा कि लोग जी, मजाक उड़ा रहे थे कि आरसीबी ने 5-6 करोड़ डुबा जी, दिए, जी, नाली में फेंक दिए। जी, लड़के को जब मेरे लिए आ गया जी, और उसने मैच जिताया। बिल्कुल सर। ये कितना टफ होता है। हम हमें तो मौज आती है, हमारी जी, टीम जीती, हमने ताली बजा दी, आपने अच्छा किया, आपको ताली बजा दी, खराब किया, उसके बाद की वो क्या कहानी होती है, कैसे झेलते हो? सर वो एक प्लेयर ही फील कर सकता है वो चीज़ कि जब आप उस ग्राउंड के अंदर होते हो कि आप पे कितना प्रेशर होता है, क्या बीत रही होती है। कोई सपोर्ट स्टाफ भी वो चीज़ नहीं फील कर सकता जो वहाँ बंदा खड़े होकर फील कर सकता है। जब आप वहाँ खड़े होते हो और आप पे इतना प्रेशर होता है कि आपको क्या करना है एज अ बैट्समैन या फिर एज अ बॉलर, आपको डिफेंड करना है या बैट्समैन आपको रन बनाने हैं, तो वो बहुत अलग फीलिंग होती है। वो डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते सर कि उस टाइम में इतनी चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं कि यार ये कर देते हैं, यार वो कर देते हैं, यार अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा। मतलब बता नहीं सकते सर, इतनी चीज़ें चलती हैं। नहीं, बट जैसे आपने 2 बार बॉल मांगी, एक बार श्रेयस ने दी, एक बार आपने जी, मांग ली। जी, एक कहानी ये है कि जिगरा अच्छा है, गए जिताए, जी, कॉम्प्लीमेंट भरा है। जी, दूसरी कहानी ये है कि अगर आप फ्लॉप हुए, जी, कोई इंपॉर्टेंट मैच रहा, तो सारा ठीकरा आप पर आएगा और फिर आप एक मैच के बाद आप क्रिकेट की दुनिया में गायब भी देखा लोगों को हमने। सर मेरे हिसाब से फिर प्लेयर अलग ऐसे ही होता है कि वो रिस्क लेता है कि ठीक है मैं करूँगा ये चीज़, नहीं भी हुई तो ठीक है मैं अपने ऊपर लूँगा ये चीज़। तो मैंने ये चीज़ सोची थी उस टाइम पे कि अगर मैं नहीं, क्योंकि तिलक बैटिंग कर रहा था और वो राइटी का नाम था उसका, नमनदीर बैटिंग कर रहा था। उसने आके पिछले ओवर में रसल को 16 रन मारे थे, पहले 2 छक्के 1 चौका, तो 21 रन। और कोलकाता की विकेट, छोटा ग्राउंड और दोनों साइड बैट्समैन खेल रहे हैं, ऑब्वियसली रिस्क था। बट मेरे को ऐसा था कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो मेरी गट फीलिंग आई तो मैं गया। और वो मेरे को ऐसा लगता है कि जब ग्राउंड में आप श्योर होते हो ना किसी चीज़ को लेके कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये चीज़ करूँगा, तो वो अच्छी होती है चीज़, मेरे को ऐसा लगता है सर। इसी मैच के बाद मुंबई इंडियंस से खेमे में लड़ाई हुई थी। काफी कंट्रोवर्सी छपी थी कि ये हो गया, ये रहा। खैर वो एक अलग जवाब है। लास्ट क्वेश्चन, यहां से हर्षित क्या दिख रहा है आगे? इंडिया सर। कब तक लग रहा है, कब मौका मिल जाएगा? आपका अपना गट फीलिंग क्या कह रहा है? मेरे को, मेरी गट फीलिंग ये कह रही है कि जिम्बाब्वे टूर पे हाँ मेरा नाम आ सकता है।
फिर वहां से क्या सोचा है? वहाँ से तो सर ऑब्वियसली कि मेरे को पीछे नहीं होना वहाँ से। ऐसा नहीं है मुझे कि एक सीरीज़ खेल के या दो, मेरे को ये बात अभिषेक भैया ने बोली थी जब हमारा फाइनल ख़त्म हुआ। उन्होंने मुझे हक किया और उन्होंने मुझे कान में ये चीज़ बोली थी कि यहाँ से अगर इंडिया खेलता है तो 2 मैच इंडिया के खेल के पीछे नहीं आना, लंबा इंडिया खेलना है। उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली थी अभिषेक नायर भैया ने। और वो चीज़ मेरे भी दिमाग में शुरू से कि 2 मैच इंडिया खेलने के लिए मैं नहीं हूँ, मेरे को लंबा इंडिया खेलना है। अभिषेक नायर, लास्ट क्वेश्चन ये मैं ऐड कर देता हूँ बिकॉज जब आईपीएल का मैच खत्म हुआ था और एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट गौतम गंभीर, हाँ जी, सारी मीडिया गौतम गंभीर, उसके बाद कुछ लोग श्रेयस अय्यर के बारे में बात कर रहे थे कि अंडरडॉग, अंडर रेटेड कैप्टन। कई खिलाड़ी सामने आए, वरुण चक्रवर्ती और कई खिलाड़ी सामने आए और उन्होंने टीवी पर कहा कि अगर ये टूर्नामेंट हम जीते हैं तो इसमें अभिषेक नायर की सबसे बड़ी भूमिका है। जी अभिषेक नायर तस्वीरों में उतने नहीं आते, कभी कभार वीडियोज आते हैं, जी कुछ वायरल भी आते हैं, जैसे रोहित शर्मा वाला वायरल हो जी। गया ये मंदिर मैंने बनाया था। जी कौन है अभिषेक नायर? क्योंकि एक क्रिकेटर थे, उनका भी ख्वाब था, जी वो ख्वाब उस तरह से मुकम्मल नहीं हुआ, जी। बट कौन है अभिषेक नायर केकेआर में जो आज केकेआर के तमाम खिलाड़ियों के सक्सेस के पीछे की सबसे बड़ी स्टोरी है? आज मैं चाहता हूं कि लोग जाने उन्हें। सर अभिषेक भैया मेरे हिसाब से सारे प्लेयर्स की बैकबोन है, क्योंकि मैंने आपको अभी पहले बताया जो केकेआर एकेडमी वो चलाते हैं, अभिषेक भैया चलाते हैं वो केकेआर एकेडमी मुंबई में। उसका बेनिफिट एक प्लेयर को इतना ज़्यादा मिलता है कि वो हम कभी नहीं चाहेंगे कि कभी वो बंद हो या कुछ भी हो, क्योंकि वहाँ जाके एक प्लेयर इतना ग्रूम कर सकता है खुद को, क्योंकि वो एक प्लेयर के साथ इंडिविजुअली काम करते हैं और उन्हें कोई स्वार्थ नहीं है किसी प्लेयर से, कोई वो नहीं है। वो हर प्लेयर के साथ उसके हिसाब से उसके साथ काम करते हैं और उसको ग्रूम करते हैं। मैं अपनी बात बताऊं, मैं पहली बार अभिषेक भैया से मिला, उन्होंने मुझे पहली बार वो जो चीज़ बोली थी खेलने वाली, उसके बाद जब मैं आया केकेआर में, जब मैं केकेआर अकेडमी जाता हूँ ना, वो मुझे एक ही चीज़ बोलते हैं कि ये जो टाइम है ना तेरा, ये जो तू यहाँ स्पेंड कर रहा है, ये इतनी अच्छी तरीके से स्पेंड कर कि तू आईपीएल में कुछ अच्छा करे। और हर मैच के दौरान जब मैं बॉलिंग कर रहा होता हूँ, मैं अपनी चीज़ बताता हूँ, गौती भैया बैठे होते हैं, अभिषेक भैया बैठे होते हैं, ये 2 लोग ऐसे होते हैं, गौती भैया और अभिषेक भैया, बॉलिंग करते वक्त जिनकी तरफ मैं देखता हूँ। अगर ये दोनों, मतलब मुझे इन पे इतना ट्रस्ट है कि अगर ये कुछ भी मेरे को हिंट भी दे देना कि तू ये कर सकता है, तो मैं वो चीज़ करता हूँ। हैदराबाद वाला मैच जब 13 रन चाहिए थे, स्लो रन का प्लान आके बोला अय्यर भैया ने, पहली बॉल बाउंसर मारने का प्लान था, वो बाउंसर नहीं गई, शॉर्ट बॉल डली थी तो छक्का गया। उसके बाद बाहर से अभिषेक भैया और गौती भैया ने इशारा किया था कि विल गो फॉर द स्लोअर वंस, और वो भी वाइड आउटसाइड द ऑफ स्टंप, ये नहीं कि स्टंप्स में। तो हर बॉल मैं फेंक रहा था, हर बॉल मैं देख रहा था पीछे कि क्या करना है। और मतलब अय्यर भैया से, मतलब बाहर नहीं, अय्यर भैया से, तो हमारा जो प्लान था हम उस प्लान पे स्टिक थे, और वो प्लान जो बनाने वाले हैं, उन्होंने बाहर से सिर्फ एक बार प्लान बोला था और वो प्लान पे हमने फोकस किया। मैंने अपने ऊपर, उससे पहले मैंने आईपीएल मैच में कभी स्लोअर वन नहीं फेंकी थी, वो मैं डेवलप करके आया था अपनी एनसीए में। तो वो पहला मैच था जब उससे पहले मैंने वो 3 ओवर फेंके थे, उन 3 ओवर में भी कोई स्लोअर वन नहीं फेंकी थी, सिर्फ वही एक ओवर ऐसा था जिसमें मैंने 5 की 5 स्लोअर वन फेंकी थी। तो मैंने खुद को ये बैक किया कि हाँ, मैं एनसीए में अगर इस चीज़ पे काम करके आया हूँ और मुझे कैप्टन और बाहर से भी यही चीज़ मिल रही है कि ये हम कर सकते हैं, तो क्यों ना करूँ। और वो इतनी अच्छी से मतलब एग्जीक्यूट हुई वो स्लोअर वन, जो पाँचों की पाँचों डली, तो इसीलिए हम वो मैच जीते। आपको, वैभव को और किन किन खिलाड़ियों को अभिषेक नायर ने पिक किया था? सुयश को ओके। अभिषेक भैया ने पिक किया, मेरे को अभिषेक भैया ने पिक किया, क्या नाम है, अंकृश को अभिषेक भैया, ऑब्वियसली वो तो साथ ही रहते हैं। और केकेआर में कौन कौन है इंडियन, हम जो नए लड़के इन सबको आप लगा लो, अभिषेक भैया ने पिक किया है। अभिषेक नायर से कहीं पूछा आपने कि आपने इतने करियर बना दी, आपने कहाँ कुछ चुक रहे, कुछ अभी कोई नहीं, बात करते हैं अपने कभी करियर के बारे में? ये चीज़ तो नहीं पूछी कभी। बट जित उनकी मैंने हर इंसान तारीफ सुनी है, बिकॉज एवरीबडी इज लाइक ही हैज अ ग्रेट क्रिकेटिंग माइंड, बहुत जबरदस्त माइंड है, चीजें हैं। और ये बात मुझे ये भी सिखाती है कि जरूरी नहीं है महान क्रिकेटर होना एक अच्छा कोच होने के लिए। जी बिल्कुल। तो केकेआर की जीत के पीछे सबसे बड़ा क्रेडिट किसका फिर? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि एक मेंटोर ने जिता दिया, कई कहते हैं कप्तान ने जिताया, कई कहते हैं 11 ने जिताया, सबसे बड़ा क्रेडिट किसका केकेआर की जीत सर के पीछे? मैं क्रेडिट दूंगा गौती भैया को, सबसे बड़ा क्रेडिट अगर आपको देना है तो गौती भैया को, क्योंकि उन्होंने आके जो माहौल चेंज किया ना ड्रेसिंग रूम का, लवली। सुपर।
बेस्ट विशेस हर्षित आपको, थैंक यू सो मच और आप बहुत अच्छा करें। लेट्स जस्ट होप कि आप जब बॉम्बे टूर पर जाएं और वहां से हमें ढेरों फ्लाइंग किस देखने को मिले। थैंक यू सर। बिना बैन लगे हुए। हाँ जी बिल्कुल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।